नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर रिवर्स टॉक में हम समसामयिक मसले पर चर्चा के साथ हाजिर हैं। मैं मनोरमा। और आज हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी बात आज पूरे देश में हो रही है। जाति जनगणना कराने का जो फैसला केंद्र सरकार के द्वारा मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये फैसला जो है आज सीसीएस की बैठक थी, कैबिनेट जो विशेष मामलों की होती है, उसमें बात थी कि पहलगाम हमलों के बाद से जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद जवाबी कार्रवाई के जो है उसके संदर्भ में ये बैठक कल से बात की जा रही थी कि संदर्भ में कल एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उस निर्णय उस निर्णय से अलग जाति जनगणना कराने का निर्णय किया गया, जो कि अगले इस साल सितंबर से कहा जा रहा है कि उसकी शुरुआत होगी और अगले साल उसके आंकड़े आएंगे। और उसके साथ ही उसी में जो जनगणना बाकी थी 2021 में होनी थी, 2011 के बाद से, जो हर 10 साल पे होता है, और कोविड के कारण इस पर सरकार अब तक नहीं करवा पाई थी और अभी इसको कराने का फैसला लिया। और इसी में साथ साथ जाति जनगणना को भी जोड़ने की बात कही गई। तो ये जो है एक तरह से मास्टर स्ट्रोक की बात की जा रही है कि ये विपक्ष का मुद्दा था जिसे मोदी ने अपनी तरफ कर लिया है, और साथ में बिहार में जो चुनाव है उसको उससे जोड़ करके भी इसको देखा जा रहा है। और ये एक तरह से कम से कम ये संकेत तो है इससे कि बिहार के कारण जो है तमाम वो मुद्दे जो भाजपा के रहे हैं, संभवतः उन्हें एहसास हो गया हो कि वो मुद्दे चलेंगे नहीं। बिहार में जो है जाति जनगणना या जाति के सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। ये जरूर इस एक फैसले से जो है साबित हो रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा बाकी जो विपक्ष, जिसका समेकित विपक्ष कांग्रेस समेत तमाम दल उसमें आते हैं, चाहे समाजवादी दल हो, आरजेडी हो बिहार में, ये सभी दल जाति जनगणना के लिए लगातार जो है इनके अपने उसका वैचारिकी का, राजनीति का हिस्सा रहा है। और राहुल गांधी खास तौर पर जाति जनगणना की बात लगातार कर रहे थे। उन्होंने तमाम मंचों से अगर कोई एक बात कंसिस्टेंटली उन्होंने कही है तो जाति जनगणना की बात कही। यहाँ तक कि वो अभी विदेश दौरे पे गए थे, वहां पर भी उन्होंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। तो ये राहुल गांधी ने इस पर इसका स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने टाइम लाइन को लेकर के बात की है और उन्होंने तेलंगाना और बिहार इन दो जाति जनगणना का जिक्र किया है। और उसमें ये कहा है कि हमने जो है क्लोज जाति जनगणना नहीं की है, वो ओपन सेंसस था। तो ये इस चीज की भी उन्होंने बात की कि ये जो जनगणना होगी उसके बारे में सरकार और तफसील दे। बजट जो है उसकी बात की उन्होंने, बजट के बारे में भी। हालांकि कर्नाटक की जाति जनगणना के बारे में बात नहीं की, संभवतः इसलिए क्योंकि 2 मई को उसके बारे में अगली बैठक होने वाली है, जो 17 अप्रैल को हुई थी, जो कामयाब नहीं रही, या फिर उस दिन उस पर फैसला नहीं हो पाया। तो 2 मई को फिर से होने वाली है। तो एक जाति जनगणना जो है, जाति सर्वे जो है कर्नाटक का, वो पेंडिंग है, वो होकर के सार्वजनिक नहीं हुआ है, उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं। और जबकि तेलंगाना का कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि 2 मई को इस पर आगे की बैठक हो। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी, ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। और उसके बाद से जो है जाति मुक्त समाज जो है स्वतंत्र भारत में शुरुआत में इसका सपना देखा गया था। तो इसलिए सिर्फ एससी एसटी के आंकड़े ही लिए गए थे जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और फिर 2011 में नहीं, हाँ, 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त, उन्होंने एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की शुरुआत की थी। लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक होने से पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी। हालांकि देखिए, आज अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उठाया और कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का हमेशा विरोध किया है। उन्होंने नेहरू का नाम लिया और फिर मनमोहन सिंह वाली इस जनगणना का जिक्र किया जो 2011 में हुई थी। लेकिन वो ये नहीं उन्होंने बताया कि उसकी मांग वो तब से कर रहे हैं, और जो इस जनगणना के बाद से खड़गे साहब की भी चिट्ठी लिखी हुई है,
जो बाद में ट्विटर पर शेयर की गई है, एक्स हैंडल पे शेयर की गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने मांग किया है। तो ये मोदी सरकार के ऊपर था कि इसके आंकड़े सार्वजनिक करते। कुछ आंकड़े उसके अरुण जेटली जब थे तो उन्होंने शेयर किया था, लेकिन सिर्फ वो एससी जो है अनुसूचित जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसके मुताबिक 21% के करीब अनुसूचित जाति भारत में है, जो 2011 का आंकड़ा था उसके मुताबिक। तो ये उसका है। बाकी आरजेडी के तेजस्वी हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया, बल्कि पटाखे वटाखे भी चलाए गए उनके आरजेडी के दफ्तर में। अखिलेश यादव ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन साथ में चेतावनी दी कि जो है सरकार इसको ईमानदारी पूर्वक इसको लागू करे, ये हमारा मुद्दा है, और पीडीए की बात जो है हमने की है। तो इस तरह से अखिलेश, लेकिन कुल मिलाकर ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो विपक्ष का मुद्दा रहा है। अब ये देखना है कि विपक्ष के इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में जब किया है तो उसकी क्या जो है खासियत है, और क्या किस तरह से उनकी राजनीति जो है वो विपक्ष की राजनीति को क्या उनका ये फैसला समेट देगा, या फिर कौन से और मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष काम करेगा। और दूसरी बात ईमानदारी की है। हमने देखा कि महिला आरक्षण का मुद्दा भी जो है इन्होंने उसको पेश किया, लेकिन वो किस तरह से अधर में लटका हुआ है। तो एक जो है तमाम फैसलों में एक रिकॉर्ड है भाजपा सरकार का, कि जिस तरह से मुद्दों को ये डाइल्यूट करते हैं, या मुद्दों को उठाते जरूर हैं, लेकिन उस पर इस तरह से फैसला करने, उसको इम्प्लीमेंट कराने में कई तरह के इफ एंड बट होते हैं। आगे और बात इसकी भी जो है हम लोग करेंगे कि और बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे परिसीमन का मुद्दा हो या फिर महिला आरक्षण का ही आगे जो हो रहा है, आगे इस पर हो सकता है फिर अगली जो है 2029 से पहले जो है इसको किस तरह से सेट करने की कोशिश करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे पास कई वीडियो भी हैं, पहले हम उनको भी देखेंगे, लेकिन मेहमानों को स्क्रीन पर ले आते हैं। हमारे साथ विजय सोनवाने सर हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, लेखक, चिंतक। हमारे साथ संजीव चंदन, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ हेमंत कुमार है, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रहे। हमारे साथ संजय कुमार है, प्रोफेसर और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आज ओपनिंग टिप्पणी आपसे शुरू करते हैं। इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत मास्टर स्ट्रोक की तरह से इसको कहा जा रहा है, विपक्ष के मुद्दे को अपने पाले में करने को कहा जा रहा है, लेकिन जो रिकॉर्ड है, महिला आरक्षण बिल पर भी ऐसे ही कहा गया था, आप देख रहे लटका हुआ, लेकिन आगे आप संभावनाएं भी जता रहे थे कि इसको फिर दूसरे तरीके से मोदी सरकार इसको भी अपने पाले में करके साधने की कोशिश करेगी। तो और दूसरा ये है कि ये इसका भी संकेत तो कहीं नहीं है कि बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, इसलिए मोदी को इसी पिच पर आकर के उनको अब राजनीति करने की जरूरत पड़ी, या फिर ये है कि सबको उन्होंने साधने की कोशिश की, एक अलग स्तर पे सांप्रदायिकता के मुद्दे, हिंदू मुसलमान, वो भी चलता रहेगा, और इधर से इसको ये भी साधते रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से सत्ता को ग्रिप में करने की जो तमाम विधियां होती है, हथकंडे होते हैं, वो इनको साधने आता है। मनोरमा, ये संजय जी आप अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए यदि तो अच्छा। क्या वीडियो पहले चला दें या पहले टिप्पणी कर दूं? वीडियो भी चला सकते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपनी टिप्पणी करते हैं। तो देखिए, बहुत कुछ आनंदप्रद भी है, कुछ कुछ जो है आनंद मनाया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी है। और आज तेजस्वी जी का स्टेटमेंट, पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन, कोर्ट तक अभी भी हम लोग हम करते हैं। आज हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है,
कौन कितना पढ़ा लिखा है। यहाँ तेजस्वी जी श्रेय भी ले रहे हैं और टारगेट भी सेट कर रहे हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप, ये सबसे दिलचस्प, ये देखिए दिलचस्प है ये। हम आगे और भी बहुत सपना करते हैं मोदी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात जो है उसको भी महिलाओं को जब आरक्षण दिया इसी सरकार से तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरे पति का सपना था। पूरा सपना करते हैं मोदी जी। आज भी जातीय जनगणना घोषित करके लालू जी के सपने को पूरा किया मोदी जी ने। यदि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं किए ना, सत्ता में बीजेपी ने किया, तो बीजेपी सबके सपने को साकार करती है। यही तो कह रहा हूं मोदी। ये एक दिलचस्प आपको इनका जो है, आपने देखा कि लालू जी के सपने को पूरा कैंपेन चलाया है, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। वो कर रहे हैं। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो है ही नहीं, 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर। फर्स्ट बन रही है एक स्ट्रीम, मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम। तो ये कुल कहानी है मनोरमा। यदि आप मेरी टिप्पणी आप चाहती हैं तो मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि जिसमें कभी एलएस पटेल की टिप्पणी थी उसको भी ले लीजिए। उसको भी जरूर लूंगा, समेटूंगा उसको अंत में। तो मुझे ये लगता है कि आज जो इन्होंने, देखिए सबसे पहले जब महिला रिजर्वेशन का मसला आया था तो हम सब ने भी कहा कि ये इन्होंने लाया नहीं, टाल दिया है, महिला इस मुद्दे की हत्या कर दी, क्योंकि इन्होंने ये रखा था कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला रिजर्वेशन, सेंसस होगा और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद महिला रिजर्वेशन लागू होगा। ये था मूल इनका। तो उस समय वक्त हम लोगों ने, आपको याद होगा, प्रोग्राम भी किया था और उस प्रोग्राम में हम लोगों का मुख्य स्वर यही था। संजय जी का कोई इशू है क्या? जी अब देखिए, लेकिन ये इनकी तैयारी है। एक बात हमने कभी और कही थी, याद होगा आपको, तो उसको उस पर हम आते हैं। आज क्या हुआ? आज यदि इन्होंने ये घोषित कर दिया है तो सबसे पहले तो जो इन्होंने ज़ॉम्बी तैयार किया है, खून चूसक, उसका यदि हिंदी अनुवाद करें तो अपने ही खून को भी चूसते हैं ज़ॉम्बी, जो कि इनका वोट वर्ग है बड़ा सा, 15 से 17% वाला ये लोग हैं। तो 15 से 17% में आधा, कम से कम आधा जो है वो जाति गणना नहीं चाहता है, यानी जो अपर कास्ट है उसमें। और जो नए नए हिंदू वाला एकदम आक्रामक मोड वाले जो आपने मध्य प्रदेश में देखा, वहां एक जाटव, एक यादव, जिस तरह से मुस्लिम कांस्टेबल की लिंचिंग कर रहे हैं, तो वो वाला जो ग्रुप है वो 5-7-8% है। उसको जाति गणना से अच्छा लगेगा, बहुत बुरा नहीं लगने वाला है। तो ये वाला जो ग्रुप है वो युद्ध मांग रहा था, युद्धम देही युद्धम देही युद्धम देही था। और इधर विपक्ष वाला भी थोड़ा उकसाया जा रहा था कुछ कुछ कि युद्ध हो युद्ध हो युद्ध हो। तो सत्ता में बैठे हुए मोदी ने सबसे पहले ये किया कि युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत झड़प होगी, जिसको मीडिया मोदी गुणगान में 1-2 दिन तो होने वाला है, ये भी होगा। ये जो इन्होंने कहा ना, टाइम टारगेट ये सब तय कर लीजिएगा, तो ये होगा। जो मोदी जी के प्रशंसक मीडिया है वो 1-2 दिन के लिए भक्ति करेगी, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे से शिफ्ट करा के अब ले आए, वो है जाति सर्वे, जाति गणना, ये चलेगा। तो एक तो इमीडिएट निर्णय का, अदरवाइज 1-2 महीने बाद भी ले सकते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आप नोटिफिकेशन करिएगा जाति सेंसस का, उसके बाद ना कॉलम डालना है उसमें, बाकी चीजें तो साथ साथ आ जाएंगी, उसमें जितने आंकड़े हैं वो साथ साथ चले आते हैं। तो ये पॉलिसी वाइज डिसीजन इसलिए लिया कि अभी एक शिफ्टिंग पहले इन्होंने कर दी। अब इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा?
इम्पैक्ट फैक्टर ये है कि बिहार का चुनाव इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बार बार हम लोग यहाँ दोहराते भी हैं कि मोहन भागवत ने कहा कि दुर्भाग्य खत्म करना है, यानी लालू नीतीश का रेजिम खत्म करना है। तो बिहार चुनाव में सबको, इन दोनों को भी खत्म करना है, चाहे साथ रख के करें या बाहर शत्रु की तरह करें। तो इसलिए भी अब ये कास्ट, और यहाँ सामाजिक न्याय का ही इलेक्शन होना था। राष्ट्रीय जनता दल ने डरने से अपने को पीछे हटा लिया। पहले 2020 में डर रहे थे लालू जी का नाम लेने से भी, अब इस बार चुनाव सामाजिक न्याय के पिच पे खेलने का इसने तय कर लिया था। 243 सीटों पे लालू जी की छवि लेके लोग जा रहे हैं, तो चुनाव यहाँ सोशल जस्टिस का होना है। तो ऐसे में बिहार चुनाव को भी टारगेट करके ये बात हुई है। तो इनके लिए अब देखिए, उसमें चीजें ये चलेंगी जो हम लोगों ने जितने वीडियो देखे उसमें पटाखे देख लें, या राहुल जी का कहना देख लें, या तेजस्वी जी का कहना देख लें, या सम्राट चौधरी का कहना देख लें, वो धीरे धीरे ये मुद्दा धुंधुआ जाएगा। वो उतना आक्रामकता उसमें नहीं रहेगी जितना चुनाव के दौरान जो राहुल जी कहते कि जाति गणना हम कराएंगे, नहीं तो आप कराइए, वो बात कहने में और अब ये कहने में कि जो हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, दोनों में फर्क हो जाएगा। क्योंकि फिर जब आप हिस्ट्रोसिटी में जाएंगे तो सबसे पहले तो शरद यादव को श्रेय जाएगा। 2010 में, उसके पहले भी जाति गणना की बात तो नीतीश कुमार ने 90s में भी कर रखी है। उनका भी किताब लोकार्पण हुआ था, उसमें नीतीश कुमार के भाषण में जाति गणना है। तो जब आप ट्रेस करेंगे तो वहां चले जाएंगे, वहां फिर कांग्रेस विलेन दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस की जो ब्राह्मण लॉबी थी उसने इसको नहीं होने दिया था। और आपको पता ही है कि जब बाद में सर्वे के नाम पर जो खेल हुआ और कैसे उसके आंकड़ों का खेल हुआ, आरएसएस और बीजेपी के भीतर भी जो ये ब्राह्मण लॉबी है, वहां जैसे गोपीनाथ मुंडे मारे गए तो वो जाति गणना के पक्ष में थे, लेकिन बाकी का समूह उसको होने नहीं दे रहा था और ये करने में। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा, चूंकि सरकार और होता है, आपने कहा ना कि बहुत उनको खेलना आता है, खेलना इसलिए आ रहा है कि वो केंद्र में बैठे हुए हैं। नहीं बैठे होते तो क्या खेलते? अडवाणी जैसे लोगों के बारे में 2009 में हम लोग बात करने लगे थे ना कि अब बीजेपी के पास बात रह नहीं गई है, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो आज के निर्णय के बाद जाति गणना का मामला जो है वो श्रेय लेने के होड़ के प्रसंग में अंततः श्रेय सरकार को चला जाएगा। अब दो बात मैं कह के अपनी बात खत्म करो ताकि और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक साथी और शायद आ गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। बीरेन जी आ गए। तो अब दो बातें, एक एलएस पटेल की बात और एक बात जो हमने अपने चैनल पे भी और कई जगह हम लोग इसको दोहराते रहे, इस पर बात करते रहे, उसको भी कर लेना चाहूंगा। तो एलएस पटेल जो कह रहे हैं कि आज स्त्री काल बहुत खुश होगा क्योंकि ये है, राहुल गांधी अब किस पर बात करेंगे? गांधी से मुद्दा छिन गया। नहीं, स्त्री काल तो खुश होगा कि राहुल गांधी से मुद्दा छिन गया या नहीं खुश होगा एक अलग बात है, लेकिन स्त्री काल तब खुश होगा, या तो आप स्त्री काल को ढंग से पटेल साहब देखते नहीं। स्त्री काल कहता है कि हम करेंगे के फॉर्म में मत करिए, क्योंकि आपका इतिहास दागदार है। आज भी कर्नाटक में फंसे हुए हैं। कर्नाटक में पिछले कैबिनेट बैठक में आप जाति गणना मैटर नहीं ला पाए, जाति सर्वे आपने टाल दिया, फिर 2 मई को लाया है। आपको वहां बोकालिंगा से डर लग रहा है और लिंगायतों से डर लग रहा है, तो आपको करना होता है। तो हमें खुशी तब होगी जब राहुल जी से जो ये मुद्दा छिन गया, सच में छिन गया, धीरे धीरे छिन जाएगा, छीन जाएगा, वो कहते चलेंगे हमने करा दिया, लेकिन वो जनता फिर उस अलग तरीके से चीजें हो जाती है। तो बचता है प्राइवेट सेक्टर, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है। तो राहुल जी कर्नाटक में और तेलंगाना में अपने इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट मैटर होता है एजुकेशन में, वहां ये रिजर्वेशन दे दें और पूरे देश में प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ लें, एजुकेशन में भी। और उसमें मुद्दा आ गया जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जब आएगा तब देखेंगे, और जब देखेंगे कि कौन कहाँ काम कर रहा है तो तेजस्वी भी इस मुद्दे को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा छिन गया। जाति गणना से आरएसएस क्यों डरता है? यहीं पर विपक्ष के हाथ में मुद्दा है मनोरमा, और वो जाति गणना नहीं रह जाएगा, लेकिन दूसरे मुद्दे आ जाएंगे। आरएसएस इस बात से डरता है कि ये जब आ जाएगा तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो सभी जातियों की आकांक्षाओं का प्रसंग आएगा, उसको बैलेंस कैसे करना है, वो चीजें क्या होंगी। चुनौती तो इनके सामने भी आएगी, जब अभी भी आ रही है, अति पिछड़ा वाला चुनौती है, और उस चुनौती को एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रही है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं।
तो यहां से चीजें ये हो जाएगी। अब अंतिम बात जो मैं अब अपना श्रेय लेना चाहता हूं, बार बार मैं कहता रहा हूं, तो लोग लालू जी का श्रेय दे रहे हैं 2024 वाला, इसके अलावा भी हेमंत सर, हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी तैयारी ऐसी है आरएसएस और मोदी जी की कि 2001 में जो ये तय हुआ कि डिलिमिटेशन होगा 2026 के सेंसस के बाद। अब सेंसस संजोग से 2021 में हुआ नहीं, या इरादतन नहीं हुआ, चलिए इसको मान लेते हैं। तो अब 2026 में सेंसस जो है जारी होगा, माने गणना जारी होगी। गणना के साथ हम, मनोरमा, आपको पर्सनल भी बातचीत में हम लोग आपस में कई लोगों से बात करते रहे हैं, और यहाँ भी कहा है कि गणना के साथ जो है ये जाति वाला कर देंगे, क्योंकि इसके पहले आरएसएस के एक व्यक्ति ने कहा था कि हम जाति गणना कराएंगे। तो इस मुद्दे को पीटेंगे। और एक मेजर मुद्दा है डिलिमिटेशन, जिसपे स्टालिन और दूसरे लोगों का, पूरा दक्षिण को ये है, उसका कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो वो सोल्यूशन भी आप देखिए 2026 में थोड़ा तनाव चलेगा, थोड़ा ये होगा, कोई सोल्यूशन होगा। डिलिमिटेशन भी ये 27-28 तक कर देंगे। टाइम लिमिटेशन की बातें विपक्ष करता रहेगा, तो जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो क्या फिर हो जाएगा मनोरमा, फिर महिला रिजर्वेशन भी ये 2029 के पहले कर पाएंगे। यानी इतना बड़ा लेंथ पे ये अचानक से नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके सारे जो कर्म कुकर्म के बरक्स, ये चीजें इनके खाते में चली जाएंगी। इतिहास ऐसे भी देख सकता है। इसका मुझे डर भी है, डर इसलिए कि कुकर्म इनके जो है उसको फिर वो फुटनोट पे चला जाएगा। मनोज जी, हमें इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद ने ज्वाइन कर लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं और जेएनयू से जुड़े हुए हैं, साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक हैं। हम आपके पास भी आएंगे। पहले विजय सोनवाने सर के पास चलते हैं और आगे की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो जाएगा और ये इतने ही ईमानदार होंगे अपनी इन सारी जो है इस मुद्दे जाति जन, क्योंकि अभी आप देखिए कर्नाटक में पिछले 14 दिन पहले बीजेपी के हैंडल से जाति जनगणना के विरोध में जो है ढेर सारे पोस्टर्स और ये सब शेयर किए गए थे कि ये जाति जनगणना डिवाइड करने वाला है, बांटने वाला है, इस तरह का। अभी ज्यादा दिन नहीं, ये 17 को टेबल होने वाली बात थी, 17 पर और 13-14 से लेकर के इसके ऊपर या उसके बाद भी हमला जारी था। तो ये तमाम चीजें भी इसके साथ साथ में, और आज अचानक से जो है ये इस तरह का पैतरा जो है वो ये इनकी तरफ से, या जो भी एक हथियार के तौर पर इसको चलाना, आपको क्या लग रहा है कि सच में विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो जाएगा नरेंद्र मोदी के इस मुद्दे या भाजपा के द्वारा इस मुद्दे को हथियार लेने के बाद से? बचेगी नहीं उनके पास और मुद्दे नहीं बचेंगे। जाति जनगणना ही एक उनका, और पहलगाम के ऊपर के बाद जिस तरह से सरकार ने ये खेल किया, क्या अब जनता इस पर जवाब नहीं उनसे मांगेगी कि आप आज पहलगाम पर जो है जवाबी कार्रवाई की बात करने वाले थे? आप एक हफ्ते से आप जो है चैनल केवल युद्ध की बात कर रहा था, 2 दिन से तो बिल्कुल लग रहा था कि बस अब अटैक होने ही वाला है पाकिस्तान पे। तो इसका जवाब क्या नरेंद्र मोदी को नहीं देना होगा? हालांकि हमने ये नहीं कहा कि मुद्दा छिन जाएगा, मैंने तो कहा कि और नए मुद्दों पे चीजें, और ये जरूर है कि इनसे मुद्दा छिन जाएगा। लोग भी बात कर रहे हैं जैसे कि मुद्दा छिन गया, तो मैं वो उसको समेट रही हूँ। चित्रा त्रिपाठी के बारे में कोई टिप्पणी है तो अब ये जरूर जाएगा कि, मैं चित्रा जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे मैंने मोदी जी ने कह दिया, कुछ लोग व्यंग में कहते हैं पप्पा ने कह दिया, तो अब जाति गणना के समर्थन के तर्क लाने पड़ेंगे। ये बड़ा संकट है। ये संकट को कैसे ये लोग डील करते हैं वो भी देखना होगा। अभी कल तक इन्होंने पोस्टर जारी किया सर, जाति नहीं धर्म पूछा, ठीक है, और आज जब पहलगाम पे कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने जाति जनगणना सर्वे की कार्रवाई कर दी। हाँ, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। तो जिस दिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था सरकार द्वारा, उससे एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट बन गई थी कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, इतने % मिलेगा। इसके बावजूद रिजर्वेशन मिला नहीं है और रिजर्वेशन का बैकलॉग जैसे कि वैसे पड़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन की सुविधा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, एससी के लिए रिजर्वेशन है, इसके बावजूद भी जो बैकलॉग खड़ा है उसकी तरफ ध्यान
ध्यान जाएगा जातिगत जनगणना की वजह से कि इस जाति की इन वर्गों की इतनी इतनी संख्या है, फिर भी उनके जो प्रतिनिधि है वो नहीं है। और फिर इसमें मुद्दा है कि हर जाति में बुद्धिमान लोग होते हैं और जितनी संधियां उपलब्ध होती है, जितनी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनको भरने के लायक नंबर के जो लोग हैं वो हर जाति में है। तो वहां मेरिट का मुद्दा कभी नहीं आएगा, वहां मेरिट का मुद्दा नहीं आता और मेरिट का मुद्दा लगभग अब ना लागू हो गया है। तो काबिल लोग हर जाति में होते हुए भी वो हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं, ये जो फैक्ट है वो अंडरलाइन होगी जातिगत जनगणना की वजह से। और रिजर्वेशन का सच्चा इंप्लीमेंट करने का जो है दावा ये लोग करेंगे, रिजर्वेशन के जो बेनिफिशियरी वो करने शुरू कर देंगे। और रिजर्वेशन ऐसी चीज है जो कोई नकारना नहीं चाहता मगर कोई देना भी नहीं चाहता। इस तरह से पिछले 70 साल से ऐसे ही चल रहा है कि रिजर्वेशन को नकारो भी मत और दो भी मत, बैकलॉग बड़े बड़े करो और उसको खारिज कर दो किसी न किसी तरीके से। तो ये जो नाटक चल रहा था वो करना अब इस जाति जनगणना के बाद उतना आसान नहीं होगा। और मेरिट की जो बात है कि इनमें मेरिट नहीं होता, ये लॉजिक आज के डेट में कोई मान्य नहीं करेगा कि अगर 10 पोस्ट है उसके लिए 1000 एप्लीकेशन आते हैं तो 1000 एप्लीकेशन हर कास्ट में, उसमें जो 10 लोग होते हैं वो उतने काबिलियत के होते हैं और उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए रिजर्वेशन बैकलॉग बिल्कुल 0 होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये जाति जनगणना एस्टेब्लिश करेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और दूसरी बात, सब कैटेगराइजेशन हो गया है। सब कैटेगराइजेशन आप जातीय जनगणना के बगैर कर ही नहीं सकते। अगर आप सब ग्रुप भी करते हैं तो उसके लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए, किसको कितना शेयर मिलेगा, ग्रुप किस तरीके से बनेंगे। इसकी वजह से ये लाजमी हो गया है। तीसरा मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि जातीय जनगणना से आप सब कैटेगराइजेशन के ग्रुप कैसे बनाओगे, ये बहुत बड़ी दुविधा खड़ी होगी। किसको किस ग्रुप में डाला जाए इसके ऊपर बड़ी बहस होगी। और राज्य सरकारें कभी भी किसी भी जात को निकालकर एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में डालती है। इसमें कुछ बहुत गलत काम हुए हैं। जैसे शायद मैं करेक्ट हूँ, बिहार में वैश्य कम्युनिटी को भी ओबीसी में डाला हुआ है। ये बात सही है ना संजीव जी? ओबीसी तो डाला, वैश्यों को तो ओबीसी में डाला ही है, अति पिछड़ा भी डाला बनाया है। हाँ, तो जिसका अति पिछड़ा जातियों का मेरा कहना है कि ओबीसी होने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है आप शूद्रा या बिलो होने चाहिए। जो भी त्रैवर्णिक है वो आदमी कभी भी ओबीसी में नहीं आ सकता, क्योंकि उनके लिए संधि है, उनको समाज का उनका शोषण नहीं होता, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन विजय सर, ओबीसी का जो क्राइटेरिया है आर्थिक और शैक्षणिक वाला, उसमें कई जगह ब्राह्मण भी है। मध्य प्रदेश में और कई जगह ज्योग्राफिकल की वजह से आया है, मगर आमतौर पर हाँ वो ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड है। अगर हिमाचल में कुछ जगह पे अगर ब्राह्मण ओबीसी में है तो वो वही क्राइटेरिया आप महाराष्ट्र में नहीं लगा सकते। तो ये लोकल फेनोमेना है। जनरल बिहार में भी गिरी और भट्ट, ये दोनों ओबीसी में, गिरी, पुरी और भट्ट। जी सॉरी, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो ग्रुप बनेंगे, उसमें कैसे ग्रुप बनेंगे इसके ऊपर बहुत बहस होगी और अलग अलग कास्ट अपने अपने दावे करेगी। तो ये सब आपने जैसे कहा, इस जातिगत जनगणना से वो पेंड्रा का बॉक्स खुलने वाला है, तो वो बात होने वाली है। और फिर वो जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी सामने, उनको इस देश के पॉलिटिशियन को डील करना पड़ेगा। तब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पता चलेगा कौन कितना डील कर सकता है। और दूसरी बात है कि डिलिमिटेशन, दूसरी एक बात है कि सरकार शायद प्रोब करना चाहती है कि डिलिमिटेशन किस तरह से किया जाए कि धर्माधारित चुनाव जाति आधारित की वजह से धर्माधारित हो। इस तरीके से डेमोग्राफिक डेंसिटी, एससी की डेंसिटी, मुसलमानों की डेंसिटी और हिंदुओं की डेंसिटी, ये इसका अंदाजा आ जाएगा, डेमोग्राफिक पिक्चर आ जाएगा। और उससे जो कन्वीनियंट होगा, वो इनको जो कन्वीनियंट होगा
वो अपने कन्वीनियंस से बनाएंगे। मतलब डिलिमिटेशन, जो सत्ताधारी पार्टी डिलिमिटेशन करेगी वो इन फैक्टर का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। तो इसके लिए उनको डाटा चाहिए, उस डाटा के लिए ये काम आएगा जातिगत जनगणना। जी, हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, बिहार चुनाव के संदर्भ में इस फैसले को भी देखा जा रहा है और एक ये भी उस गलती को जो मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर के पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले दिया था जो बयान, और जिसके कारण बैकफुट पे आना पड़ा था भाजपा को। वहां पर माना जा रहा था कि मतलब ये जो है भाजपा की पूरी, जो जाहिर है पिछली बार सरकार जो है इनकी बनी थी, महागठबंधन की बनी थी, बीच में पलटी मार लिया नीतीश कुमार ने। तो एक उस गलती को भी ये ठीक करने के उस पे देखा जा रहा। अब तो मोहन भागवत का भी बयान बदल चुका है, वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल मतलब वो जाति जनगणना जो है वो मतलब इस देश की संवेदना है, कुछ इस तरह का बयान उनका आया है। बड़ा मार्मिक सा बयान है जाति जनगणना पर अब, जो कि पिछली बार के बयान से बिल्कुल अलग है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं बिहार के चुनाव के संदर्भ में? क्या इससे महागठबंधन की जो राजनीति है वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो आक्रामकता है वो डाइल्यूट हो जाएगी और फर्क पड़ेगा, इससे एज मिलेगा इनको, एनडीए को? धन्यवाद। अभी जो कुछ हो रहा है तो मुझे नेहा सिंह राठौर का वह गाना याद आ रहा है, छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ। तो रजऊ के मिजाज बदल गए बा। अब रजऊ जो गिना रहे थे पिछली बार चुनाव के दौरान कि हमारी नजर में तो जाति चार ही है, युवा है, महिला है, किसान है और क्या नौजवान है। हाँ, ऐसे ही आज राहुल गांधी ने जिसका जिक्र भी किया अपने बयान में। तो और उसके पहले बहुत पुरानी बात नहीं है, आरएसएस की जो वहाँ केरल में मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि जो जाति सर्वेक्षण है उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल्स के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इनके इतने सारे इफ एंड बट्स हैं कि इनकी इस घोषणा को लेकर के बहुत अधिक मुझे लगता है कि इन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है कि यह आज एक ऐतिहासिक दिन है और यह ऐतिहासिक दिन इसलिए आया है कि इस देश के तमाम जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं और जो सामाजिक न्याय पसंद ताकतें हैं उन्होंने इनको मजबूर किया है यह घोषणा करने के लिए। ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये सामाजिक न्याय के सख्त विरोधी हैं। और इसलिए जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि सब काम तो समाज के लिए ही है, तो ऊंच नीच कोई कैसे हो गया। तो इनकी जो पूरी रचना है उसमें आप जब भीतर घुसेंगी तो वो सब खुल करके सामने आने लगता है कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद विपक्ष के हाथ से मुद्दा डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, बल्कि ये जिस तरह से आरक्षण को इन्होंने इनके शासन 10 सालों के शासन में आरक्षण को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, उसी तरह इस मुद्दे को भी की हत्या नहीं कर दे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमको ये देखना है कि इसकी डिजाइन क्या है, किस डिजाइन के तहत आप इसको करते हैं। सही बात है कि डिजाइन जो बिहार वाला डिजाइन है उसमें तो बहुत सारे छेद हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, ये तो हकीकत है, ये हम लोग सब लोग मानते हैं। तो उस छेद को बंद करने के लिए और सब कुछ पता चले, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए जरूरी है कि डिजाइन उसकी समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार उसकी डिजाइन क्या रखी जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि जब बिहार की बात चल रही थी, बिहार का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया था प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हो नहीं सकता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये अचानक ऐसा निर्णय लेना पड़ा, और एक ऐसे वक्त में जब आप देखिए पूरे देश से हाहाकारी खबरें आ रही है। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कैसे एक सीआरपीएफ का जवान है, उसे अपनी पत्नी से अलग किया जा रहा है। 20-25 सालों से वो शादीशुदा जिंदगी उसकी चल रही थी और उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ऐसे दर्जनों लोगों को भेजा जा रहा है। आप पहलगाम के आतंकियों को ढूंढने, उनको मारने के बदले में आप मुसलमान नामधारी लोगों को और पाकिस्तान में जिन्होंने शादियां की उनको आप कैसे यहाँ से
भगाने के लिए, उनको उनका पूरा घर परिवार तोड़ने के लिए पूरा लगे हुए हैं। चारों तरफ कहीं शिमला में, कहीं मध्य प्रदेश में कश्मीरियों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। तो एक तरफ अन्याय का तमाम तरह का तांडव चल रहा है, और ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि आप न्याय लेकर के आ जाएंगे। न्याय के साथ जो खरा होता है वो सर्वांगीण रूप से दिखाई देता है, सब कुछ में दिखता है। आपके तमाम चीजों में न्याय दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ से अन्याय कर रहे हैं और दूसरे हाथ से न्याय करेंगे, ये संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यह विपक्ष की, इस देश के सामाजिक न्याय पसंद लोगों की और इस देश में बहुजन ताकतों की एकजुटता का ये असर है। उनको डर सता रहा है बिहार का चुनाव। बिहार में 2015 के चुनाव में इनको मोहन भागवत जी की वजह से मुक्की खानी पड़ी थी। आरक्षण भी वह मुद्दा था जो एक तरह से हिट कर गया था यहाँ पर, और इस बार ये सचेत है कि बिहार जीतने के लिए कुछ किया जाए। तो ये जो कह रहे हैं अभी, जो सम्राट चौधरी को हम लोग सुन रहे थे कि लालू यादव का सपना मोदी जी पूरा करते हैं और राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का सपना मोदी जी पूरा करते हैं, तो क्या महिला आरक्षण लागू हो गया है? महिला आरक्षण को लेकर के तो ऐसा इन्होंने किया है कि वो कब लागू होगा उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जाति सर्वेक्षण को लेकर के जो ये कर रहे हैं उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सब सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या आप करते हैं। और इससे साफ साफ है कि ये कतई ये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आप इनसे सामाजिक न्याय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है, जो ये हायर एजुकेशन में जिस तरह की चीजें घटित हो रही है, वहाँ कैसे आप मेरिट के नाम पर लोगों को क्रश कर रहे हैं, ये तमाम सवाल जो आप ही के राज्य में, ये आप ही के शासनकाल में घटित हो रहा है। आप तमाम तरह के जो भेदभावपूर्ण जो काम है विश्वविद्यालयों में आप कर रहे हैं। आपने इतिहास का एक चैप्टर ही खत्म कर दिया, इतिहास का वह कालखंड ही खत्म कर दिया। मैं ये बातें इसलिए गिना रहा हूँ कि इनके ऊपर अभी लहालोट होने की पूरी कोशिश होगी। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लहालोट होगा। हमारे आपके बीच का भी बहुत सारे लोग लहालोट हो जाएंगे उन पर। क्या मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, राहुल गांधी से उनका मुद्दा छीन लिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इनकी निर्मम व्याख्या करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी ताकत है जो इस देश में सिर्फ अन्याय का राजकारण करना चाहते हैं। ये इन्होंने दिखाया है। इससे यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप पाकिस्तान को आंख दिखाने के बदले में, आप ये आतंकियों को आंख दिखाने के बदले में आप यहाँ पर किसी का चैनल बंद कर दीजिएगा, किसी पर FIR कर दीजिएगा। ये आप कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो लिंचिंग कर रहे हैं आज की तारीख में, उनको रोकने के लिए कौन सामने आ रहा है? तो क्या ये सामाजिक न्याय है? क्या ये न्याय के पक्ष में आप खड़े हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं खड़े हैं। आप अन्याय कर रहे हैं, और एक अन्यायी शासक से, एक अन्यायी ताकत से मैं नहीं समझता हूँ कि ये उम्मीद की जाए कि वो कोई न्याय का नया ये सवेरा लेकर के आएंगे। इनको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, और इनको अपने शर्तों पर झुकाने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि झुकता है आसमान, झुकाने वाला चाहिए, और इनको झुकाया गया है। ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। ये इनको डर सता रहा है। ये बिहार जीतना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार ही वह भूमि है जहां मोदी जी को बहुत सारी कसौटियों पर कसा जाएगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, हम संजय सर के पास आते हैं। संजय सर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक तो है कि लागू करने का जो इनका रिकॉर्ड है वो बहुत सही नहीं है, कोई भी जो है, और दूसरा क्या सवर्ण जो वोटर है जो इनके रहे, और खास तौर पर अगर दूसरे भी उस तबके से आते रहे, तो उनका हिंदूकरण कुछ इस तरह से हुआ है कि आमतौर पर आरक्षण के विरोध वाले लोग जो हैं वो इनके साथ है। और वो ऐसे नहीं है, उनकी कंडीशनिंग बहुत सालों साल की है, मतलब एक जिसको कहते हैं जेनेटिक कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, वो वैसे जेनेटिक कंडीशनिंग वाले लोग हैं जो कि मेरिट और इस तरह के तमाम चीजों, आज देखिए जिस भी हैंडल पे जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष के किसी
नेता के द्वारा ट्वीट किया गया है, उसके नीचे की टिप्पणियों को पढ़िए, उसमें कि हमारे जो है हमारी बात को आखिर इस सरकार ने पूरा किया। उसके बाद वो सारी टिप्पणियां उस तरह की हैं कि तुम लोग जाकर के उससे इलाज कराओगे जो डॉक्टर जो है आरक्षण से आता है, जो जो इस तरह के तमाम सवाल रहे। तो कहने का मतलब है कि क्या भाजपा भी जो है वो सवर्ण, एक तो कांग्रेस पे अभी कहा जा रहा था जब जाति जनगणना की बात की जा रही थी इनके द्वारा, तो बार बार कहा जा रहा था कि अब इनको सवर्ण वोटर नहीं चाहिए। क्या अब भाजपा को भी सवर्ण वोटर नहीं चाहिए? यही बात अब घुमा करके इनसे क्या नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जा सकता है कि इनको भी अब सवर्ण वोटर नहीं चाहिए? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और अपने दर्शकों को भी। देखिए, ये आरक्षण का जो मुद्दा है उसको दो तरीके से हम लोग समझें। एक तो यह कि भारतीय राजनीति में आरक्षण जो मुद्दा बना है 1990 के दशक से विशेष तौर से, वैसे तो अगर इतिहास में जाएं तो संविधान और उसके पहले गांधी और अंबेडकर के बीच का जो पूरा का पूरा जो एक वार्तालाप है और जो बातचीत हुई है वो तो है ही अपनी जगह, और उसके पीछे रीजन भी यही है कि जो भारतीय समाज की जो पूरी रचना है, संरचना है, उसमें आरक्षण एक मूल तत्व के तौर पर है। भाजपा के लिए दूसरे स्तर पे देखें, भाजपा के लिए हमेशा उसने आरक्षण की राजनीति से अपने को परहेज रखा है। ये दो स्थापनाएं इसको मान के चलना चाहिए। भाजपा ने कभी भी आरक्षण जैसी चीज को नहीं स्वीकारा, नहीं माना। तो एक बड़े कैनवस में ये दो बिंदु जो मुझे समझ में आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ acceptance by BJP by giving a nod to this reservation policy। तो क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन? क्या इसके पीछे रीजन क्या भाजपा ये सवाल लेकर सर का आपके पास ही आएंगे, ये कारण हम जानना हाँ, चाहेंगे, तो आपके पास लेकर आएंगे हम ये सवाल। तो क्या भाजपा यह चाहती है या उसको ऐसा लगता है कि आरक्षण के जो प्रश्न हैं उनको बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टाला जा सकता है? या मुझे जो ताज्जुब लग रहा, द टाइमिंग ऑफ दिस डिक्लेरेशन, ये टाइमिंग को लेकर मैं सोच रहा था कि आखिर भाजपा क्यों ऐसा सोच रही है, जबकि इस समय पूरे देश में कश्मीर के मुद्दे को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा प्रमुख होना चाहिए था, ये चीज महत्वपूर्ण होना चाहिए था। लेकिन ऐसे मौके पे जातिगत जनगणना और उससे जुड़ा आरक्षण का भी सवाल आएगा निश्चित तौर पर। जबकि ये भाई, इनका ये इनकी हाँ, एक्सपर्टीज, ये इनका डोमेन भी रहा है, राष्ट्रवाद, कश्मीर, जी जी पाकिस्तान, जी जी आतंकवाद। जी जी। तो मूलतः जातिगत जनगणना के पीछे भाव तो आरक्षण वाला ही है, बड़ी सीधी सी बात है। तो जातिगत जनगणना को ये लोग हमेशा ठुकराते रहे और अभी कुछ दिन पहले तक तो यही कहते थे कि इससे समाज हमारा बिखर जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, अगड़े पिछड़े के बीच में द्वेष भावना सर अभी आएगी, हफ्ते वगैरह भर वगैरह इस सर प्रकार अभी के। सर अभी हाँ, हफ्ते भर पहले कर्नाटक में इनका इनका हैंडल से, जो ऑफिशियल हैंडल है, उसे इसी तरह के ट्वीट्स थे। जी जी। तो इस प्रकार का जब एक नरेटिव जब बरसों से इनके साथ जुड़ा रहा और इसी के साथ वो चलते रहे हैं, आखिर अब कौन सी मजबूरी है? तो देखिए, मजबूरी है ये बहुत पॉजिटिव वे में जाकर ये जातिगत जनगणना और कल को इससे जुड़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा भी उठेगा, निश्चित तौर पर उठेगा। तो बहुत पॉजिटिवली वो जातिगत जनगणना को लेके आ रहे हैं, मैं इस चीज को तो नहीं मानता। अब दूसरी चीज कि सवाल उठता है कि यह जो टाइमिंग है जातिगत जनगणना को लेकर, आखिर वो क्यों इस ऐसे टाइम पर लेकर आए? मुझे लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो नरेटिव है
जिस उम्मीद में भाजपा के नेता सोचे थे कि एकदम से देश में उबाल आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो फुस हो गया और इसके लिए साधुवाद है इस देश के तमाम मुस्लिम और कश्मीर के लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस नैरेटिव को चढ़ने ही नहीं दिया। और इवन आप देखिए कल तक खास तौर पे कश्मीर के लोगों ने इसको डिफ्यूज कर दिया। जी जी, और इवन छोड़िए, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को विलेन बनाया जाता रहा भारतीय राजनीति में। आज उनके कसीदे, आज देखिए उनके बयान देखिए, वाकई देखिए, अगर राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज है तो असुद्दीन ओवैसी के पूरे कथ्य से, उसके पूरे स्टेटमेंट से चीजें समझ में आ बिल्कुल, जाएगी। मैंने कुछ हार्डलाइनर्स को ओवैसी की तारीफ करते हुए देखा पिछले जी जी दो जी चार जी दिनों जी, से। डेफिनेटली। तो देखिए, ये मेरा कहना है कि यही भारत का राष्ट्रवाद को आप उग्र राष्ट्रवाद के नजरिए से या एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के नजरिए में देखेंगे तो ओवैसी जैसे लोग खलनायक नजर आएंगे। लेकिन राष्ट्रवादी जो व्याख्या है, जो अवधारणा है, उसमें जब आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा है और यही होना भी चाहिए। भाई, भारतीय जो संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, जो जो कुछ भी है, जो भारतीय जो समाज का जो पूरा का पूरा जो चरित्र है, वो इतना उदात्त है, बहुत उग्र विचारों को बहुत ज्यादा दिनों तक ये सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए देखिए, हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव था, या इवन उग्र राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद जिसमें केवल कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग राष्ट्रवादी नहीं है, तो इस प्रकार की जो पक्षपाती जो अवधारणा है, उसको लेकर भारतीय समाज कभी भी अपने को सहज महसूस नहीं किया है। और इसलिए यह घटना, कश्मीर में ये जो पहलगाम में जो घटना घटी है, एक बहुत बड़ा आईना है जिसने भाजपा को दिखाया है कि देखिए, हर घटना में आप हिंदू मुस्लिम या केवल राष्ट्रवादी नजरिए से आप चीजों को नहीं तौल सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ये एक कारण है। तो अंततः जो कैनवास की जो मैंने बात की कि दो बिंदु जो प्रमुख हैं, जिसमें एक बिंदु आरक्षण है, जातिगत जनगणना तो उसका एक छोटा सा सूत्र है। तो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि कल को इनके साथ मतदाता भटक न जाए, क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान की जो मियाद होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, इसकी मियाद बड़ी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में शायद ये मजबूरी रही है और ऐसे मौके पे भाजपा ने जो जातिगत जनगणना का समर्थन किया। दूसरी चीज, अब सवाल उठता है कि सरकार के पास तो आंकड़ा है ऑलरेडी। 2011 में जाति की भी जनगणना हुई थी, उस समय केंद्र की सरकार थी, लेकिन वह डेटा जारी नहीं किया गया। वर्तमान में भाजपा की सरकार है या एनडीए की सरकार है, आपको मना किसने किया? ठीक है, संजय सर का लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो वो आप वापस आते हैं। ये बात वो जहां कर रहे थे, हमने इसको इंट्रो में भी बोला था कि ये इस पर भी एक गलत तरीके से अश्विनी वैष्णव आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से जाति जनगणना के विरोध में रही थी और वही मनमोहन सिंह वाले प्रसंग को वो दोहरा रहे थे। लेकिन तब तक उनकी सरकार चली गई थी जब सर्वे की रिपोर्ट आनी थी और उसको मांगा गया था, और अरुण जेटली ने सिर्फ एससी की जो है आबादी उसके हिसाब से बताई थी जो 21% के करीब में ठहरती है और आगे के आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए, अभी तक नहीं किए। सर, आपके साथ आपसे वही सवाल है जो संजय सर पूछ रहे थे कि क्या है इसकी एग्जैक्ट वजह, क्या है अभी इसको जारी करने का, तब जबकि तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं वो थे उसमें लाइमलाइट में थे, या उस पर उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार जो है वो इस पर देश को जो है जानकारी देगी, कौन सा कदम उठाएगी, क्या फैसला करेगी। लेकिन जवाब में ये जाति जनगणना की बात करना, तो इसको क्या आप, इसकी टाइमिंग, इसको लेकर या एग्जैक्ट वजह क्या आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद मनोरमा और धन्यवाद संजीव चंदन जी। देखिए, एग्जैक्ट टाइमिंग जो आप पूछ रहे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान से युद्ध का बादल मंडरा रहा है और सब, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई फ्रंटल फाइट पाकिस्तान से होगी। भारत के नीति निर्माताओं को ये अच्छे से पता है कि उनको असली मुकाबला चीन से करना है, और वो जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ करने की धमकी देते हैं
सिंधु का पानी रोक देना या चिनाब का पानी रोक देना। चीन ऑलरेडी उन सबों की तैयारी करके बैठा हुआ है। ब्रह्मपुत्र पे डैम बना चुका है, जब मन होता है सतलज में पानी छोड़ देता है, जब मन होता है चिनाब में पानी रोक देता है। तो चीन एक बिगर थ्रेट है। अभी पाकिस्तान के साथ जस्ट एक पोस्टरिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये एक जनरलाइज्ड वार होगा। ये हो सकता है कि मोबिलाइजेशन हो, 5-6 महीने सीमा पे सेना रखा जाए, जिससे कि उनका वेस्टर्न फ्रंट खाली हो, वह बलोच और अफगान विद्रोही अपना काम करेंगे। तो ये तो संदर्भ है। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आप 1970-75 से देख लें, जनसंघ और उसके बाद भाजपा सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में ये कांग्रेस से मीलों आगे रहे। कांग्रेस का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये 2023 के दिसंबर के बाद का फेनोमेना है। 1947 या उससे भी पहले 1920 से लेके 2023 के दिसंबर तक कांग्रेस कभी भी सोशल जस्टिस के विचार के साथ मन से नहीं रही है। वो एक सोशल स्टेटस कोइस्ट पार्टी रही है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरक्षण का विरोध करना या काका कालेलकर आयोग का ठंडे बस्ते में डालना या मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डालना या राजीव गांधी जी का वो संसद में भाषण जो उन्होंने मंडल कमीशन को छोड़ करके सर, मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी ने, ठीक है, जनता पार्टी ने इसको किया था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया था। नहीं, आगे नहीं बढ़ाया। राजीव गांधी जी का भाषण सुनिए, उन्होंने संसद में अपने जीवन का जनता पार्टी के ठीक बाद इंदिरा गांधी ने इस कमीशन को एक्सटेंशन दे के इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करवाया। रिपोर्ट उन्हीं के रजीम में तैयार हुई, कंप्लीट हुई। रिपोर्ट भले ही तैयार हुई हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने की मना स्थिति में कभी नहीं थे। प्लस आप देख लें 2006-07 के आसपास अर्जुन सिंह जी ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आरक्षण दिया, उसके बाद अर्जुन सिंह का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो कांग्रेस अभी तक एक पुराने फॉर्मूला पे चल रही थी, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, और दलित और मुस्लिम्स के विदिन वो ऑटोनॉमस पॉलिटिक्स उभरने नहीं देना चाहती थी। तो ये इनको 2019 के आसपास लगने लगा कि अब सवर्ण इनसे वापस जुड़ने वाले नहीं है, और जब तक सवर्ण नहीं जुड़ेंगे, दलित ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, तो जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक मुस्लिम्स भी नहीं जुड़ेंगे। तो अभी ये वैक्यूम में है, ये जीरो से इन्होंने स्टार्ट करने का फिर से कोशिश किया है कि हम मंडल पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन इनका इतिहास ऐसा है कि मंडल ग्रुप्स या ये इस टाइप की जो ओबीसी या दलित जातियां हैं, वो इन पे कितना ट्रस्ट करेंगी, ये अनसर्टेन है ये जानना। इसके तुलना में भाजपा सिंबॉलिक रूप से ही सही, वो कॉन्टिन्यूअसली अकोमोडेट करती आ रही है इन ओबीसी, ईबीसी और दलित जातियों को। नैरेटिव के लेवल पे कभी भले उनकी बेसिक आइडियोलॉजी से उनका एक ये सोशल जस्टिस उतना हार्मोनियस फिट नहीं बैठता हो, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे, रियल पॉलिटिक्स के लेवल पे भाजपा इन चीजों को कोऑप्ट करने में, असिमिलेट करने में कांग्रेस से मीलों आगे रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मोमेंट पे क्यों? तो इस मोमेंट पे इसलिए कि 2024 में ही इनको, भाजपा को और कांग्रेस दोनों को भाजपा की जो वल्नरेबिलिटी है उसका अंदाजा हो गया। आप ये मान लें कि 2024 का चुनाव कम से कम यूपी जैसे राज्य में टोटली लोकल मुद्दों पे, जातिगत मुद्दों पे लड़ा गया, और एक परसेप्शन की संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसके कारण उनको यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में मेजर डैमेज हुआ। तो भाजपा का सोशल कोलिशन भी कोई बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो वैसा नहीं है, और कांग्रेस जीरो से शुरू कर रही है। तो कांग्रेस जो ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, या अपना एक नया सोशल बेस बनाने की कोशिश कर रही है, उसको निपिंग इन द बड वाली पॉलिटिक्स
बीजेपी अभी कांग्रेस के साथ करना चाहती है, और इस मामले में बीजेपी के सफल होने के चांसेस कांग्रेस की तुलना में अच्छे खासे हैं। आप कुछ भी कह लें, अपर कास्ट सवर्ण कांग्रेस बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उनके लिए एक क्रांतिकारी कदम रहा है। उसका इम्पैक्ट आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, अन्य जगह देखेंगे। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कई जगह पे SC ST से भी कम जाते हैं। तो सिस्टम में सबों को कुछ ना कुछ दे के रखा है, और कांग्रेस जो नया कोलिशन बिल्ड करना चाह रही है, एक जीरो से स्टार्ट करना चाह रही है, उसको ये सरकार अभी निपिंग इन द बड, उसको पनपने नहीं देना चाहती है। इस रूप में इसको आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान से युद्ध अभी नहीं होने वाला है, ये आप मान सकते। बिल्कुल, लेकिन मुख्य धारा की चैनल पे इसको इसी तरह से चलाया गया था। आज की रात पाकिस्तान जो है, आज की रात पाकिस्तान सोएगा नहीं, इस तरह के हेडिंग चल रहे थे। लेकिन अब वो तो चलते रहते हैं। मीडिया को भी बेचने के लिए मसाला चाहिए, एक बिल्कुल सनसनी चाहिए, क्लाइमैक्स चाहिए, सस्पेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। इतनी तो छोटी छोटी बातों पे जी। और हम दूसरे दौर में एक छोटी छोटी सी टिप्पणी लेंगे आप लोगों से, और संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, हाँ, आपकी बात, आप कुछ और कह रहे थे वीरेंद्र जी? नहीं, धन्यवाद। ठीक है। संजीव जी, जाति जनगणना जो है, या जनगणना अभी शुरू होगी, सितंबर से शुरू होने की बात की जा रही है, और 2026 में इसके आंकड़े आएंगे। बिहार चुनाव तो अक्टूबर से ही हो जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है। तो क्या ये उस तरह से नहीं है कि बस एक सिगुफा छोड़ा है, और उसके साथ साथ जो है वो तीर जो है निशाने पे लग जाएगा, और हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा चोखा, ये वाली बात होगी? कहीं ये तो नहीं है? दूसरी बात है कि कल से हम बिहार में घटनाक्रम भी देख रहे थे। कई सारी पार्टियां, खासतौर पर एक खास जैसे वैश्य को बोला जाता है कि भाजपा के बहुत जो है कमिटेड वोटर्स रहे थे, उनमें देखिए राष्ट्रीय प्रगति पार्टी जैसी है, अमरकांत साहू, वो लोग, उनके साथ साथ 2-3 और प्रभावी जो वैश्य लीडर हैं वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो इस तरह का घटनाक्रम, जिससे कि जिन वोट आधार की बात भाजपा के लिए रही थी, वो वोट आधार भी बट रहा था बिहार में। तो ये सारी चीजें तो एक यहाँ पर इसको जो ये लोग मास्टर स्ट्रोक शब्द बहुत यूज करते हैं मोदी के संदर्भ में, तो उन्हीं के शब्दों में हम बोल रहे हैं, लेकिन हम, बल्कि मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए, उनके कहे के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है इसमें। बिल्कुल। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन होगा ना? नहीं, मतलब चुनाव उसके बाद ही होगा। और अभी जो आज की जो खबर है, उस खबर के मुताबिक कह रहे हैं कि सितंबर से शुरू होगा जनगणना, और जनगणना में जाति पूछने की बात है। और ये उससे उस तीर को भी वो करना चाहते, उसको भी साधना चाहते हैं कि सभी राज्य जो है वो जाति जनगणना कराए। तो राज्य का डोमेन नहीं है, वो केंद्रीय अनुसूची का हिस्सा है। तो जाति जनगणना भारत सरकार कराती है, उसमें जाति को जोड़ देंगे। कायदे से वही होना चाहिए था। जाति सर्वे तो इसलिए सरकारें करा रही थी, और नीतीश कुमार ने जो रखा था, वो इसलिए रखा था कि विकास प्लस सामाजिक न्याय का मॉडल उनको देना था। और कर्नाटक का जो हो रखा था, उसको जारी नहीं कर रही थी कांग्रेस। तो ये वो उस वक्त की पॉलिटिक्स थी। अब आगे की जो पॉलिटिक्स होनी है, आप कह रही हैं, वो वार्म अप माहौल रहेगा पूरा। उसी वक्त में नोटिफिकेशन हो, उसी वक्त में शुरू हो, या अभी से चर्चा हो, तो चीजें तो वार्म अप रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। एक टिप्पणी आ रही है लगातार, एक ड्राइव मेमोयर की 2-3 टिप्पणियों का मूल जिस्ट ये है कि इनके पास लेकिन लोग नहीं हैं जो उसके पक्ष में बात कर सके सामाजिक न्याय की। स्ट्रेटजी की बात तो करेंगे, लेकिन वो इस पर बात नहीं कर पाएंगे कि उसके इम्पैक्ट फैक्टर, या इनकी ट्रेनिंग भी नहीं है इनके ऐसे लोग। हालांकि पता नहीं, देखिए, एक बात से, बीरेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत होना चाहिए। वो सामाजिक न्याय वाले से सहमत नहीं हूं मैं। सामाजिक न्याय नहीं करते रहे, लेकिन इस स्पेस पे उभार को देखते हुए अपने हिंदुत्व के खेल के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा। कांग्रेस ने लेट कर दिया है, ये तो सही बात है। कांग्रेस का भी चूंकि बडिंग, वो जो टर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उसको खिलने के पहले सरकार के पास अवसर है, मौका है, वो क्यों खिलने देगी अपने शत्रु को?
तो आप दे रहे हैं इसलिए नुकसान है। कांग्रेस की मुश्किलें बहुत सारी हैं। एक तो बड़ी लंबे दौर तक शासक रही है और उस दौर में जो शासक रही है तो शासक जातियों के वर्चस्व वाली शासक रही है। तो शासक जातियों से ही तो संघर्ष रहा है, लोहिया का रहा हो, ये पूरा समूह का रहा हो, आगे रहा हो, अम्बेडकराइट्स का रहा हो। तो इस संघर्ष के भीतर जो है बीरेन जी आएंगे वो आएंगे। या बीच में कुछ कहना चाह रहा हूं, 1 सेकंड के लिए तो आप कहें। अनम्यूट करिए कि हिंदुत्व के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें फंडामेंटल बात यह है कि जो जातियां ओबीसीज हैं उनमें सांस्कृतिकाइजेशन का ट्रेंड शुरू से बहुत स्ट्रांग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी या संघ उनका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा है कि वो खुद इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप तो पॉलिटिक्स को समझते हैं, किसी भी प्रवृत्ति को पॉलिटिसाइज किया जाता है ना, प्लेटफॉर्म उसका, ये प्रवृत्तियां हिंदू तो है ही नहीं ये समूह। और जो संस्कृताइजेशन वाली बात भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो इनका वाला एमएन श्रीनिवास वाला संस्कृताइजेशन है, इसकी भी अब एक चीजें आ गई कि जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मणों का ही अनुकरण करने जा रहा। ब्राह्मणों ने सांस्कृताइजेशन मीन्स, यहाँ मैं सांस्कृताइजेशन शब्द का यूज कर रहा हूँ जो हम लोग एकेडमिक स्पेस में करते हैं कि ये ब्राह्मणिकल ग्रेट ट्रेडिशन में अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो इसका संघ और भाजपा इसे देने को तैयार है, चाहे वो कल्याण सिंह हो या कामेश्वर चौपाल हो जी। लेकिन इन लोगों ने एक लार्जर हिंदुत्व नैरेटिव में इन जातियों को उन्होंने स्पेस दिया है और इन जातियों ने खुशी लिया है। केवल एक दो जाति ऐसी हैं, केवल 1-2 जातियां ऐसी हैं, यादव या जाटव, जो खुद 10% प्लस पॉपुलेशन के रेंज में हैं और जिनको लगता है कि मुस्लिम्स के साथ अलायंस हो जाएगा तो वो खुद इंडिपेंडेंटली 2 जातियों का एक कोलिशन, 2 कम्युनिटी का कोलिशन बना के वो रूल कर लेंगे। इसके अलावा बाकी कोई जाति, इवन यूपी और बिहार के बाहर यादव भी सबसे बड़े कट्टर हिंदूवादी हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए, मैं पहले तो इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो संस्कृताइजेशन का प्रसंग है, इसके लिए भी एकेडमिक्स में भी और ये सच भी है कि इसकी आलोचना हो चुकी है कि ब्राह्मणों के अनुकरण का मामला नहीं है। अब तो ऐसी किताबें भी आ रही हैं। संजीव जी, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, इस जगह पे इंटरवेन कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बेसिकली जो शुरुआती स्टडी जो रहा एमएन श्रीनिवासन का, उन्होंने जरूर संस्कृताइजेशन या ब्राह्मणाइजेशन की बात की थी, लेकिन बाद में डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा उन्होंने दी थी कि हर एक क्षेत्र में कुछ डोमिनेंट कास्ट होते हैं और उनके जो सांस्कृतिक पक्ष जो होते हैं उनका अनुकरण उनसे निचली जातियां करने का प्रयास करती है। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही है उन्हीं के सांस्कृतिक पक्ष का अनुकरण करने का प्रयास करें, ये लेकिन ये माना जाता है। हाँ, इस प्रकार की ये अवधारणा आई थी जी। लेकिन देखिए, नहीं, असर्शन जब हुआ तो जैसे अम्बेडकराइट स्पेस जो है वो अपने कल्चर को भी क्लेम कर रहा है। इसके कारण जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो कास्ट समूह है वो उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन खैर इस डिबेट में फंसेंगे हम लोग। जो मूल बात कर रहे हैं ये विषयांतर हो जाएगा और फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, मैं एक चीज संजीव भाई संजीव को देना चाह रहा हूँ। ये संजीव जी की टिप्पणी बहुत लंबी हो गई। नहीं, बस छोटी सी बात कि आंध्र प्रदेश में जो है लंबी हुई नहीं जी। चलिए, हाँ विनय सर, आंध्र प्रदेश में जब ये चला था वहां पे माला और मडिगा में, तो वहां पे एक डंडोरा मूवमेंट चला था जिसमें वो अपने कल्चरल स्पेस को रिक्लेम करने के लिए अपने वो टाइटल्स जिसको बाकी समय में लोग अपमानजनक मानते थे या उनके जो सांस्कृतिक जो पक्ष थे उनको उन्होंने रिक्लेम करके उसमें जो गौरव का इन्वेस्टमेंट किया जी। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यहाँ, ये तो हो गया पक्ष, इस पर बात करेंगे तो और भी बातें होंगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं, आपने देखा होगा एक फर्नीचर ब्रांड है चमार करके, स्वतः जातियां असर्शन है वो। नहीं, जूते का भी एक ब्रांड है मोची, वही जूता फर्नीचर सब बनाते हैं।
जी, स्वतः जातियां आती चली गई। इससे मैं, क्योंकि पॉलिटिसाइज, जब एक फोर्स होता है जो पॉलिटिसाइज करता है, हिंदुत्व का फोर्स है जो पॉलिटिसाइज कर रहा है, स्पेस दे रहा है, सत्ता में भागीदारी इन शर्तों के, इन्हीं शर्तों पे दे भी रहा है, चाहे वो उमा भारती रही हो आगे चल के, चाहे विनय कटियार हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी जातियों से मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने ही बनाया ना, अदरवाइज तो कांग्रेस बीजेपी, आज भी कांग्रेस वहां भूमिहार और राजपूत के बीच सिमटी हुई है। तो ये स्थिति है, लेकिन इसको सामाजिक न्याय कह दिया जाए, ये चूंकि उनका हिंदुत्व का एक फोल्ड है। तो अभी जो जाति, अब आते हैं मूल विषय पे, जो मनोरमा आपके आज ये है कि जाति गणना करा करके, जाति गणना की बात करके आगे जो वो करेंगे वो सामाजिक न्याय होगा। तो वो तो उनका इरादा होगा नहीं, बाकी चीजें क्या करने वाले हैं, क्या बात होगी, एक अलग बात है। श्रेय लेने का जो मसला है वो क्रमिक विकास हुआ है, जिसमें यदि श्रेय देना हुआ तो शरद यादव को देंगे ना। मैं कह रहा हूं कि विद इन बीजेपी गोपीनाथ मुंडे भी इस जाति गणना के पक्षधर थे ना। तो एक पूरा एक स्पेस है, तो ये सब चलेगा, ये डिबेट चलेगा, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है कि जाति गणना कराना है या हम आएंगे तो करा देंगे, फलाने राज्य में हम करा रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब श्रेय का होड़ चल सकता है, एक दूसरी बात है। तो चलेगा क्या? एक अच्छी चीज हुई है, मुझे सबसे अच्छा, मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि अच्छी बात है कि अखिलेश यादव और मायावती जी भी लड़ते रहे। अब देखिए ना, कल हम लोग उस पर बात करेंगे, अखिलेश यादव जी ने आधा बाबा साहब और आधा अपना चेहरा लगा, क्या बने वो, जब वैचारिकी का शून्यता हो और आप उस स्पेस पे आते हो तो ऐसा होता है। बवाल कटा हुआ है, FIR हो चुका है लगाने वालों के ऊपर, और वो बाजप्ता, चूंकि बीजेपी को मौका मिल गया तो बाजप्ता SC/ST आयोग ने लगा दिया है। तो ये, लेकिन बात तो सामाजिक न्याय के स्पेस पे हो रहा है ना। तो अब जब बीजेपी यहां आई है, बीजेपी को लग गया है कि अब हिंदुत्व से कुछ होने वाला नहीं, ये ठाए पटाखा भी कर देंगे तो अंजना, वो मैं ये अरुण पुरी, मैं अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, या श्वेता सिंह या त्रिपाठी, ये लोग नौकरी बजा रहे हैं। ये पार्टियां भी अरुण पुरी के नाम लेने से बचती है, ये पार्टियां भी इसका जो, जिसको राज्यसभा बीजेपी ने भेजा, जिनको ABP वाले को, उनका नाम लेने से बचती है। ये मालिकों का खेल है भाई, इसमें अंबानी का पैसा लगा हुआ है, अडानी का पैसा लगा हुआ है, तो इनका खेल है, ये समर्थन कर रहे हैं। तो इससे नहीं, तो इनको भी समझ में आ गया कि हिंदुत्व से चीजें नहीं। वैसे इनके थोड़ा खार खाए हुए, क्योंकि उनके सारे जो पत्रकार है उसको अडानी छीन करके ले आ रहा है NDTV में। बिल्कुल, तो हिंदुत्व का इनका एजेंडा नहीं चलने वाला है, ये भी, तो ये आ गए हैं सामाजिक न्याय के स्पेस पे। तो अब बचता क्या इनके पास? तो बचता वही है जो सामाजिक न्याय के लिए बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि पेंडोरा बॉक्स, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, पेंडोरा बॉक्स का मिथक नेगेटिव सेंस में है, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि भिन्नाती हुई कई जातियों का जब आकांक्षा ये है तो एड्रेस करने की बात आएगी। तो ऐसे में कांग्रेस आज और अभी कल घोषित कर दे कि कर्नाटक के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और तेलंगाना के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हमने रिजर्वेशन दिया, देंगे नहीं, क्योंकि प्रावधान है साहब, उनको प्रावधान नहीं करना, उनको सेंटर में आने की जरूरत नहीं है, वो स्टेट से दे दें। और राहुल जी आज आंदोलन शुरू कर दें, तेजस्वी जी आज आंदोलन शुरू कर दें कि नहीं, अब हमको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए, हो गया सामाजिक न्याय के अगले स्पेस पे मुद्दा फिर के खड़े, फिर जो है मोदी जी और RSS को परेशानियां शुरू हो जाएंगी। मनोरमा, ठीक है, हम विजय सरमाने सर के पास आते हैं। सर, तो आपको लग रहा है कि आपने ऐतिहासिक बताया आज का दिन, तो अब जो है बाकी OBC से लेके तमाम वो जातियां जिनके एम्पावरमेंट की बात रिजर्वेशन के थ्रू की जाती है और जिस पर राजनीति बेस्ड है, तो वो बेटर बार्गेन के पोजीशन में अब है, क्योंकि अब सभी लोग आ गए इसके फोल्ड में, हिंदुत्व वाली पार्टी भी आ गई, तो अब हर जगह उनकी बार्गेनिंग, क्या वो बहुत बेहतर स्थिति में आएंगे? मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अभी एक वक्ता ने कहा 19 रिजर्वेशन का, डॉक्टर संजय ने कहा कि 1990 के बाद सामाजिक न्याय की बात करना बीजेपी ने शुरू किया था, मगर कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस का वो मुद्दा नहीं था। एग्जैक्टली लोहिया ने किया था, जो प्रतिनिधित्व की बात तो लोहिया ने, फिर कांसी राम जी का दिया हुआ नारा। बीजेपी की बात कर रहा हूँ अभी 90 का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 90 के आसपास ही एक ट्रेन में मुझे एक राजनीतिक मिले थे जो बीजेपी का कैंप अटेंड करके आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था
कि वो मुझे समझ रहे थे कि मैं उनकी पार्टी का, उनकी विचारधारा का हूँ। तो उन्होंने मेरे से बात शेयर करी, ये कांग्रेस क्या करती है, कुछ नहीं करती, सिर्फ रिजर्वेशन देती है। वो क्या अपनी तरफ से थोड़ी रिजर्वेशन देती है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, मतलब वो कुछ देती ही नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है। उसकी वजह से पूरे एससी उनको वोट देते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम रिजर्वेशन को सिर्फ विरोध नहीं करेंगे। मतलब 90 से पहले उन्होंने रिजर्वेशन को विरोध करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग की थी, अपना मतदार बनाया था 90 से पहले। और 90 के बाद उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन को विरोध करना बंद किया, ताकि रिजर्वेशन के जो बेनिफिशियरी वो भी उनके वोटर हो जाए। तो एग्जैक्टली वही स्टोरी यहाँ पे रिपीट होने जा रही है कि जातिगत जनगणना को विरोध करके उन्होंने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटैक्ट है। एक बार बीजेपी का वोटर कोई बन गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ईडब्ल्यूएस कोटे से जो सवर्ण है, अपर कास्ट, वो काफी संतुष्ट होंगे, तो वो इतनी आसानी से अपना पाला नहीं बदलेंगे। तो अब जातिगत जनगणना को विरोध करके बीजेपी ने जो वोट गेन किए हैं वो उनके पास है, और थोड़े से सरप्लस लेने के लिए वो अब ऐसा बता रहे हैं कि हमारा विरोध नहीं है। तो इस तरह से उनको और कुछ जो क्रिटिकल गेन है वो करना चाहते हैं, उसलिए उन्होंने ये लिया हुआ है। तो एक तरह से ये बिहार का जो मतदाता है वो बड़ा प्रगल्भ है, और कास्ट की कॉन्ट्राडिक्शन वहां सबसे ज्यादा ऑपरेट होते हैं। तो जिसको बिल्कुल जमीनी तौर की जो राजनीतिक लड़ाई वो बिहार में होती है। तो ये बिहार की राजनीति का कंपल्शन है कि बीजेपी को जातिगत जनगणना को स्वीकार करना पड़ रहा है। चलिए, तो ये सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। विनय से हम ले लेते हैं टिप्पणी, क्योंकि विनय ने ज्वाइन किया हमें लेट। उसके बाद हम आते हैं हेमंत सर आपके पास। विनय, आपको क्या लग रहा है, ये कंपल्सन रहा बिहार की राजनीति का, जो सारा जो है हिंदुत्व और बाकी, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा, आपको लग रहा है कि भाजपा उन सब पे सॉफ्ट हुई है, क्योंकि वो अलग से चल रहा है। आप देख रहे रोज जिस तरह से वीडियो चल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ, जिस तरह से एक माहौल बना है। और यहाँ तक एक डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट लेडी का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम है, इसी कश्मीर वाले इश्यू पे। तो इसी तरह के जो है डिवीजन और जो हेट्रेड है, कम्युनल हेट्रेड के, इस तरह से माहौल एक अलग तरह से, दलित एट्रोसिटीज के भी मामले उसी तरह से। अभी देखिए उत्तर प्रदेश से आ रहा है, नंगा करके जो है वो थूक चटवा करके, इस तरह का जो है, अभी प्रयागराज वाला घटना पुराना नहीं है, और अभी ये कल परसों की बात है ये। तो एक अलग स्तर पे ये तमाम चीजें चल रही है। उसकी बात सोशल जस्टिस, और सर ने जैसा कहा कि बिहार का पॉलिटिक्स है, उसने उसका कंपल्शन करते हुए जो है, उसके कंपल्शन में आकर के भाजपा के द्वारा या मोदी ने अभी ये इस वक्त पे जाति जनगणना के साथ क्लब करके इसको करवाने की घोषणा की है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए बिहार का मतदाता जो है, वैसे भी माने पहले बिहार जो था बंगाल का हिस्सा था, और जो सूबा बंगाल जो था हमेशा से दिल्ली के लिए सरदर्द रहा, और नियंत्रण करने में उसको मुश्किल रही। बिहार में वैसे भी देख लीजिए कि जो चाहे वो त्रिवेणी संघ का की स्थापना की बात हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो या समाजवादी आंदोलन हो, तो बड़ी पुख्ता जमीन रही है बिहार की। और बीजेपी कोई हंसी खुशी नहीं आई है सामाजिक न्याय के एजेंडा पे। जैसा सोनवानी सर ने कहा कि उसने जब एक क्रिटिकल मास हासिल कर लिया वो सामाजिक न्याय से लड़ करके, और वहां से वो बड़ी छलांग के लिए उसने जो है यहाँ इसका रुख किया है। ये बात ठीक है कि जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है और जो उसके मतदाता है, बहुत एडिक्टिव पॉलिटिक्स है, और बड़ी मुश्किल से उनको वो अपनी लत से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि जिस ढंग से वो ब्रेन वॉश उनका किया जाता है। पर बिहार में उनसे साध नहीं रही है चीजें। वो नीतीश कुमार का कद छोटा करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, और बाकी जो छोटी छोटी जातियां हैं वो उनके पकड़ में नहीं आ रही है। राजद जो है वो एक थ्रेश होल्ड पर है, तो इसलिए वो मजबूरी में ही सही इस ओर मुड़े हैं। हाँ, ये है कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि ट्रेजेडी का ट्रीटमेंट जो है वो कॉमेडी की तरह कर देते हैं,
तो बीजेपी की जो कोशिश जो होगी यही होगी कि सामाजिक न्याय का एजेंडा तो उन्होंने अपनाया है, पर वो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये जो कास्ट सेंसस है वो तो डेटा देगा, पर उस डेटा का करेंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास में मॉडल क्या है और उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, वो बात है। ठीक है, चलिए हेमंत सर के पास आते हैं। हेमंत सर, राहुल गांधी ने भी यही बात रखी है अपने, जो है उन्होंने स्वागत करते हुए ये कहा कि टाइमलाइन क्या होगा बजट की बात, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बजट है नहीं, जो है जनगणना के लिए बजट जो है अभी जो हुआ उसमें भी नहीं ये एलोकेटेड है। तो इसकी बात भी उन्होंने की कि बजट क्या होगा, कितना होगा और कब कब क्या होगा, इसकी बात उन्होंने की। तो क्या आपको लग रहा है कि जो वो ये एक इन सब चीजों को लेकर के जो है एक बड़ा कंसर्न होगा, इम्प्लीमेंट लागू करने के मामले पे बीजेपी का रिकॉर्ड सही नहीं है, इस तरह के सारे जिस जो दूसरे का रहा हो, दूसरे के पिच में आके खेलने की कोशिश कर रहे हो, जो उनका डोमेन नहीं रहा हो, वहां पर अगर वो आकर के करते हैं तो वो एक तरह की ईमानदारी जो है जो उनके अंदर नहीं है वो बाद में परिलक्षित होती है, ग्राउंड पर आने में परिलक्षित होती है। तो आपको लग रहा है कि वो यहाँ पर भी जो है इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा तब, लेकिन इस बीच में बिहार की राजनीति है, बिहार का चुनाव भी है, तो कैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेके रहेंगे और इसी सरकार से उसको भी लागू करवाएंगे। तो क्या अब ये मुद्दा ज्यादा बड़े स्तर पर, हालांकि बिहार में इसका कोई खास नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर ऐसा स्ट्रांग है नहीं। देखिए मनोरमा, मुझे लगता है कि बिहार का एक बड़ा सवाल अभी खड़ा है मोदी जी के सामने में, उस सवाल का जवाब अभी उनकी ओर से आया नहीं है। वह सवाल है बढ़ा हुआ आरक्षण। 65% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो आपको किसने रोका था देने के लिए? बल्कि हकीकत ये है कि आपके लोगों ने जाकर के उसको कानूनी पचड़े में डाला। आपके लोगों ने, मैं कह रहा हूं, इन बीजेपी के लोगों ने, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने पहले जाति जनगणना, बिहार में जाति सर्वे रोकने के लिए पूरा दमखम लगाया, उनके समर्थक ब्यूरोक्रेट्स, उनके पार्टी के मेंबर्स, उनके अलग ये यूनिवर्सिटीज में समर्थक, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। उस पर मैंने एक स्टोरी भी की थी, कौन लोग उसमें गए थे कोर्ट। ठीक है सर, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट पे लेके गए थे तब तक नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी ना, अभी सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है इस पर ये मामला। वो कहानी छोड़ दीजिए, मुझे नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेना देना सिर्फ ये है कि अगर बहुत ईमानदारी आपकी है तो उसका एक टेस्ट केस है बिहार में बढ़ा हुआ 65% आरक्षण। उसके लिए क्या मैकेनिज्म आप लेकर के आते हैं, लागू करके दिखाइए। जाति जनगणना तो बाद में आप कराइएगा, अभी तो जनरल सेंसस के लिए कभी आपने कुछ तय ही नहीं किया है। और राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि आपने कोई बजट एलोकेशन नहीं, आपके मन में था नहीं। आपको बिहार का जो इंटरनल रिपोर्ट है, जब आपने बागेश्वर को यहाँ इस्तेमाल कर, ये आजमा कर देख लिया, जब आपने ये श्री रविशंकर को आजमा कर देख लिया और मोहन भागवत भी यहाँ से प्रवचन देकर के चले गए और आपको रिपोर्ट मिली कि बिहार में आप जीत नहीं सकते, बिहार हार रहे हैं, तो आपको लगा कि ये जाति जनगणना का झुंझुना लेकर के आप आ गए। तो आपके सामने सबसे ठोस चीज तो है कि आप 65% वाला कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? उसके लिए कोई मैकेनिज्म लेकर आप तो ये जिले इलाही हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 10% सुदामा कोटा सवर्ण आरक्षण दे सकते हैं, तो आप ये वाला देने में क्या दिक्कत? उसको 9th शेड्यूल करना क्या, 9th शेड्यूल में डाल देना है। नहीं, वो तो वो जाने, हम उसको 9th शेड्यूल हम भी नहीं रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना है। मैं तो कहता हूँ वो जिले इलाही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान को ये भारत के पिछवाड़े में ला सकते हैं और भारत को अमेरिका के पास ले आ सकते हैं। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। ये सवाल विपक्ष को लेकर के सामने आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विपक्ष इसको लेकर के आएगा। इस सवाल का जो सबसे मुझे लगता है जो टोन सेट होना चाहिए कि देखिए, आज की तारीख में ये कांग्रेस ने इतिहास में बहुत सारी गलतियां की हैं और कांग्रेस के भीतर आज की तारीख में भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करने, वो जो लोग बात करने वाले लोग हैं, उसमें ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि ये गले के नीचे से बात करते हो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गले के ऊपर से बात करते हैं, तो उनकी आवाज में दम ही नहीं होता है।
तो इस तरह वो तो, लेकिन उसमें एक राहुल गांधी एक वाहिद शख्स हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आज की अब कोई कहे कि अब उन्होंने तेलंगाना में जो लागू किया, वहां पर जो सब कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, उसको लेकर बहुत सारा डिफरेंसेज है। उसको अब कर्नाटक में ऐसा मीटिंग होने वाली है, जैसा मनोरमा बता रही थी कि वहाँ 2 मई को होगा। हाँ, तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन टोन मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सेट है कि जो सोशल जस्टिस के खिलाफ सोशल इनजस्टिस की ताकतें हैं, और सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दीवार पर लिखी हुई इबारत है, उसको सब आदमी पढ़ रहा है। आज जिस तरह का माहौल इन्होंने जो बना रखा है, उसमें क्या कल्पना की जा सकती है कि ये सोशल जस्टिस करेंगे, किसके साथ करेंगे? आप इतना इनजस्टिस कर रहे हैं, इतना इनजस्टिस कर रहे हैं, जहां उसमें सोशल जस्टिस आपके हाथों से हो जाए, ये कल्पना की नहीं जा सकती। तो टोन ये सेट होना चाहिए कि आपको इन सवालों का जवाब देना है। आप कितना कांग्रेस से कितना सवाल पूछिएगा संजीव भाई कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा करके हम लोग इससे कुछ नहीं बनने जा रहा है। विश्वसनीयता तो नरेंद्र मोदी जी के सामने में है, जो अब कल आप कह रहे थे कि चारी जाती है, आप नौजवान है, महिला है, किसान है, फलाना ढकाना है, मोहन भागवत, ये तमाम लोग आप कहेंगे कि हमको 2000 साल हम लोगों ने इनके साथ अन्याय किया, इसलिए अब 200 सालों तक भी आरक्षण रहना चाहिए। तो ये मुद्दों को कैसे इनसे बड़ा डाइल्यूट करने वाला और कौन है? कांग्रेस तो इनके सामने पानी भरती हुई नजर आती है। ये एक ही साथ एक बॉल लेकर के उसको आसमान में उछालते हैं, और कभी इस हाथ से पकड़ते हैं, कभी उस हाथ से पकड़ते हैं, और लोग जो लहालोट होते रहते हैं उसको। ये सही बात है कि पॉलिटिकल स्पेस में इन्होंने जातियों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल करने में बाकी जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी पिछड़ गई। लेकिन आज की तारीख से आप ही ने बताया कि जो वो भोपाल में जो रेलवे स्टेशन पर जो मार पिटाई जो पुलिस वाले के साथ जो हो रही थी, और उसमें मार पिटाई करने वाले लोग, उसमें कोई सवर्ण नहीं था, शायद गैर सवर्ण लोग ही थे। तो अब बताइए कि जो इस तरह का जो तैयार किया है इन्होंने, एक पूरे देश में इस तरह का तैयार किया हुआ है कि उसकी पैदल सेना के रूप में कौन काम कर रहा है? पहले पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां उसमें पैदल सेना के रूप में काम कर रही है। तो ये एक चुनौती है कि आप जो पॉलिटिकल स्पेस का कैसे बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, उसमें आपको किसने रोक रखा है? आपको तो आगे बढ़ करके हेड ऑन करने की जरूरत है, और आप उस स्पेस को आप छीनिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, आप तो राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान की रक्षा तक आप नहीं कर सकते हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा तक नहीं कर सकते हैं। एक वर्तमान राष्ट्रपति महोदया और इसके पहले वाले कोविंद साहब, दोनों के साथ अन्याय हुआ, रिकॉर्ड पर है, और बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं कुछ कहा। तो ये है आपका चेहरा दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के प्रेम का, कि आप उनके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं। आप जगन्नाथपुरी में उनके साथ अन्याय होगा, नहीं खड़े होंगे। दिल्ली के हौज खास मंदिर में वहां पर अन्याय होगा, नहीं खड़े हो सकते हैं, उनको बोलने की इजाजत नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, आप इनको लेकर के आप आइए। आपको ये आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्रॉस द लाइन आपको जाकर के लड़ना पड़ेगा, अन्यथा बीच का कोई रास्ता नहीं बन। जहां घालमेल करने की जहां कोई कोशिश होगी, मैं मानता हूं कि वहां पर ये बिल्कुल एक तरह से जो एक विभाजन रेखा है उसको मिटा दिया जाएगा। और बीजेपी भी चाहती है कि ये विभाजन रेखा खत्म हो जाए, कि हम भी सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं। जी ठीक है, चलिए हम संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, एक जो 50% का जो सीलिंग या कैप है, इसको तोड़ने की बात भी राहुल गांधी ने बार बार की, जब वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इन्होंने जनगणना के साथ जाति जनगणना को क्लब किया है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि मतलब 50% के कैप को तोड़ने की बात, या ऐसा कोई उसके साथ और कोई वादा उनका नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि जाति जनगणना कराएंगे।
फिर वही बात जो विनय ने भी उठाया कि आंकड़ों का क्या करेंगे, इसके बारे में भी कोई, तो क्या ये बहुत वेग सा नहीं लग रहा है? एक जो है रणनीतिक रूप से एक उछाल दिया गया है और अभी फिलवक्त इसका उद्देश्य है कि बिहार का चुनाव को साधना है और मुद्दों को डाइवर्ट करना है, जो कश्मीर और सुरक्षा में चूक या फिर कश्मीर के इशू को स्ट्रेटेजिकली जो है वो पार्टी के हित में या किसी चुनावी गोल को साधने के लिए, जिसकी बात पर नेहा राठौर पर एफआईआर किया गया है। लेकिन पुलवामा का जो सच है या पुलवामा का जो टाइमिंग रहा है, जिसपे सत्यपाल मलिक तक ने कहा है, वो एक पीछे का पूरी पृष्ठभूमि है कि लोग ऐसे सवाल करें। देखिए मनोरमा जी, मुझे देखिए लगता संजय जी, है आपने चूंकि बीच में मुझे टोका था इसलिए मैं आपको टोका। नहीं, पूरा अधिकार है, चैनल आप ही का है, बिल्कुल टोक सकते नहीं, हैं। हमारा नहीं है, हम सबका है। तो ड्राइंग में मेरी टिप्पणी इसलिए मैं कमेंट कर देना चाहता हूँ, बाद में मौका मिलेगा भी नहीं। हम लोग ये तो देखिए, हम लोग, मैं जो कह रहा हूँ निश्चित तौर पे अंजना, चित्रा, श्वेता, ये सब, जैसे अंजना ही है तो अंजना के तो हस्बैंड भी आईपीएस हैं या शायद आईआरएस हैं, और इसके अलावा जैसे वेल टू डू आईपीएस हैं, वेल टू डू फैमिली है, पूरी सबकी फैमिली है। चाहें तो आराम से हम जैसे लोगों की तरह काम भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ इनको टारगेट करने पे, पार्टियां भी जब सिर्फ इनको टारगेट करती है और अरुण पुरी के साथ गनबहियां करती हैं, तो दिक्कत होती है। तो मेरा कहना है, तो इनको सिर्फ कर देने से वो सब छूट जाते हैं। कथा उनकी है, अंबानी की है, अडानी की है, अरुण पुरी की है, उसकी सुभाष चंद्रा जी की है, आदि इत्यादि की जाती है। जी सॉरी, चलिए बदला ले लिया मैंने। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, बदला पूरा हो गया। देखिए नहीं लोग ये इस समय ये जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा लेकर भाजपा आई है, उसके पीछे एक कारण तो मुझे लग रहा है साफ साफ कि जो हिंदुत्व के बयार पर जो पूरी की पूरी जो अवधारणा खड़ा करने का प्रयास किया गया था, इस समय आशातीत सफलता भाजपा को नहीं मिली, मजबूरन इनको जातिगत जनगणना पे आई। एक और गहरे प्रश्न जो मुझे लगता है कि सूत्र भी हो सकता है, आज तक क्या भाजपा के किसी नेता ने समानता की बात की है? मुझे आप बता दीजिए। जो मतलब खांटी भाजपाई, जो कांग्रेस जो आ गए हैं भाजपा में, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जो खांटी भाजपाई, इन्होंने हमेशा समरसता की बात की है। और यहीं पे वो फर्क आ जाता है कि सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथ भाजपा कभी नहीं खड़ी रही है, मुझे कहने में जरा गुरेज नहीं है। और इसलिए ये हिंदू मनुस्मृति, अभी संविधान लेकर आए 501 का, मनुस्मृति पर आधारित ये हिंदू संविधान लेकर, ये समानता की बात कभी नहीं करते हैं और न ये कभी करेंगे। ये मजबूरी में जातिगत जनगणना की बात जरूर लेके आए, लेकिन इनके जो हृदय में जो बात है वो हमेशा समरसता वाली बात रहेगी। वो भी समरसता इनकी खोखली समरसता है, वो हिंदू मुस्लिम की भी समरसता की बात नहीं करेंगे। वो यह चाहते हैं कि वह समरसता इनके केवल हिंदू समाज में बना रहे। सर जाति जनगणना के संदर्भ में जिनके नेता के बयान है, कहीं अल्पसंख्यक की बात नहीं किसी ने की है, ये भी आप देखिए। मैं यही कह रहा हूं कि उस समरसता में अल्पसंख्यक कहीं नहीं है। और समानता तो इसके बहुत आगे की चीज है। समानता की आप बात करेंगे तो पिछले 2000-3000 वर्षों का भी सवाल खड़ा हो जाएगा ना। समानता की बात करेंगे तो फिर अंबेडकर वहां पे सामने आएंगे ना। तो भाजपा भी कोशिश कर रही है, इस वक्त पखवाड़ा मनाई है अंबेडकर जयंती को लेकर, 14 से लेकर 28 तक कोशिश कर रही है। तो देखिए, ये बहुत ही गलत नैरेटिव है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा में भाजपा बहुत आगे और कांग्रेस बहुत पीछे। कांग्रेस की अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, अपनी गलतियां रही हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन जो एक टोन होना चाहिए, जो एक बिगर टोन होना चाहिए, वह बिगर टोन भाजपा ने कभी भी सामाजिक न्याय के साथ नहीं रहा। मंडल जब लागू हुआ था तो सबसे ज्यादा विरोध किन्होंने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। इसको कैसे मतलब वो किया जा सकता है, अस्वीकार कर दिया जाए? तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है और इस चीज को समझने की जरूरत है। हिंदुत्व की मियाद अपनी वो पूरी कर रहा है और इसलिए मजबूरी है इन
कि भाजपा अपने कोर वोटर को कैसे अपने साथ जोड़कर रखे। उत्तर प्रदेश में उनका प्रयोग असफल हो गया है। भाई फैजाबाद में ही आप अपना चुनाव हार गए, विधानसभा उपचुनाव में आप कैसे जीते कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो विषयांतर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव, और जो सबसे बड़ी चीज है कि यह पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत की बात करती थी। कैसा लोकतंत्र है भाई? भाई ये पार्टी तो लोकतंत्र में ही नहीं विश्वास करती है, मैं तो ये कहता हूं। और आप कहते हैं कि हम भारत को बनाने चले हैं, तो मुझे जरा भी सामाजिक न्याय और लोकतंत्र और ये तमाम सारी चीजें केवल और केवल आडंबर लगता है। भाजपा के मुंह से केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जातिगत जनगणना की बात कर रही है। और दूसरी चीज, राहुल गांधी ने एक चीज और कही थी कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कास्ट सेंसस, but he is very much interested that after getting the actual data of caste, what kind of percentage they are representing in different walks of life, और उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए 50% से ऊपर जब आरक्षण की सीमा बढ़ने की बात आती है तो संवैधानिक प्रावधान हो सकते। तमिलनाडु में तो हो ही रहा, कर्नाटक में यह बात है, तेलंगाना में भी जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात की गई है, आप देख लीजिए, उसमें यह बात आ रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिले तो वो बिल्कुल सही, वो 50% के ऊपर जा सकता है। बाकी जातियों को अगर मिलना है तो वहां पे संवैधानिक बाधा के तौर पर बनता है। तो देखिए, यह पार्टी कभी भी समानता की बात नहीं करती है, समरसता, वो भी खोखली समरसता की बात करती है। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है। जी मनोरमा जी। आपके पास ही आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। आप अपनी बात कहें, अगर आप इस पर काउंटर कुछ कहना चाह रहे हो तो। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको चुनाव लड़ना है और वो एक डिसएडवांटेज के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 18-20% मुस्लिम वोट उनको प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा है, तो वो -20 से शुरू, हाँ, वो -20 से शुरू करते हैं और उसमें उनको मुकाबला करना होता है। तो इसीलिए जिस किसी कारण से हो, आप देखेंगे कि इनके अंदर ईबीसीज की, ओबीसीज का अच्छा खासा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनके पार्टी स्ट्रक्चर में, पार्टी कैंडिडेट्स में शुरू से रहा है। नॉर्थ इंडिया में जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकली डोमिनेंट जात कास्ट प्लस मुस्लिम, ये अलायंस बन जाए, दोनों मिलके 25% हो जाएंगे, 5% वोट हम कहीं और से ले आएंगे, हम पावर में आ जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स यही चल रही है। इसके कारण, हाँ, इसके चाहे वो यादव मुस्लिम हो या जाटव मुस्लिम हो या उससे पहले ब्राह्मण मुस्लिम दलित हो कांग्रेस का, तो नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल मैट्रिक्स का यही स्ट्रक्चर था। इस मैट्रिक्स में भाजपा ने बिल्कुल अदृश्य जातियों को, जिनका 1% भी पॉपुलेशन में शेयर नहीं है, उन जातियों को स्पेस दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जिनका अपना पॉपुलेशन बेस 1% भी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, या कल्याण सिंह 2% भी यूपी के पॉपुलेशन के लोग नहीं होंगे, वो हिंदू हृदय सम्राट बने, उतने समय तक रूल किया। तो जिस किसी मजबूरी में हो, वो समरसता की बात करें या जिस किसी की बात करें, लेकिन उनको स्पेस देना पड़ता है पॉलिटिकली रेलिवेंट बने रहने के लिए, और स्पेस देते भी हैं। कांग्रेस ने अभी तक इन चीजों का ख्याल नहीं रखा। बिहार या यूपी के जो यादव पॉलिटिक्स है, उन्होंने भी इसका ख्याल नहीं रखा। बिहार में एक फॉल्ट लाइन एंटी यादव जनरेट हो चुका है, छोटी छोटी जातियां आ रही हैं। बिहार में पॉलिटिक्स उतनी सिंपल नहीं है जितने हमारे कुछ पैनलिस्ट बोल रहे थे। ग्राउंड में मैं जाता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा एंटी यादव पोलराइजेशन ही दिखता है, कम से कम बिहार के संदर्भ में।
अब इसके अलावा दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि सोशल चेंज बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्पेशली भारत जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, लेकिन इसका एक सर्टेन आउटकम होता है। मैं अपने डिपार्टमेंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। जेएनयू के इतिहास अध्ययन केंद्र में जहां मैं पढ़ाता हूँ, इस बार हमारा पीएचडी का एडमिशन हुआ एंशिएंट हिस्ट्री वाले सेक्शन में। यूआर सीट पे 7-8 सीट थे, उसमें लगभग सारे ओबीसी सेलेक्ट होके आए। यूआर सीट भी उन्होंने कैप्चर किया, प्योरली अपने मेरिट पे आए और हमें यह अच्छा लगता है। तो एक नया सोशल ग्रुप एमर्ज हो चुका है जो असर्टिव है, कॉन्शियस है। ये ओबीसी ईबीसी उसको कैसे कोऑप्ट करें, कैसे एसिमिलेट करें, अपने पावर मैट्रिक्स में कैसे उनको जगह दें, ये बेसिकली इस चीज की लड़ाई है। बीजेपी इस चीज को पिछले बीजेपी और उससे पहले जनसंघ इस चीज को लगभग 50 सालों से सक्सेसफुली करते आए हैं, तभी वो इतना एक्सपैंड हो पाए। आज के डेट में ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। कांग्रेस इस खेल में एक नकलची और लेट स्टार्टर है। जब उनके पास कोई आइडिया नहीं बचा, उनके पास कोई रिवाइवल का प्लान नहीं बचा, तो ये इस पे आए हैं। लेकिन वो इनके रेटरिक में ज्यादा है, रियलिटी में कम है। बिहार में ही आप देख लें तो वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पे एक भूमिहार नेता को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इनका रेटरिक और रियलिटी में जो अंतर है, ये ज्यादा दिन तक इसका सक्सेसफुली चलना कठिन है। बीजेपी ने आज के घोषणा के बाद तो लेकिन जो चेंजेस उन्होंने जिन चेंजेस को उन्होंने एड्रेस किया है वो फिर वो उसका असर तो होगा ना। अब जो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने बहुत करेक्टिव मेजर्स भी किए हैं बिहार, खासतौर पे मैं बिहार के संदर्भ में बोल रही हूँ। मैं इस प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो एक बेसिक प्रीमाइस है कि एक असर्टिव दलित या एक असर्टिव ओबीसी डी हिंदुआइजेशन की ओर जाएगा, मुझे उस बेसिक प्रीमाइस में ही सत्यता नजर नहीं आती। जितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, जितनी पॉलिटिकल मसल पावर बिल्ड होता है किसी भी जाति का, वो अपने हिंदू आइडेंटिटी को और ज्यादा असर्ट करते हैं। इनफैक्ट आप यूपी के जाटवों को देख लें, अब उनमें भी अल्टरनेट वॉइसेस शुरू हो गई हैं। तो ये कहना कि कोई भी पार्टी यदि कोई भी सोशल ग्रुप यदि असर्टिव हो रहा है तो एसेंशियली डी हिंदुआइजेशन की ओर जाएगा, वो एसेंशियली डी सांस्कृतिकाइजेशन की ओर जाएगा। ठीक है, ये मानना कठिन है। ठीक है, हम जल्दी कांग्रेस से कांग्रेस लेट स्टार्टर है, उनके पास लोग भी नहीं है जो इस मुद्दे पे दिल से बात कर सके। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला कि वो गले के ऊपर से बात करते हैं, वो शुद्ध मैकेनिकल लगता है। ये आप इसी से अंदर स्पष्ट कर लें कि अभी विश्व हिंदू परिषद का जो स्वामी विज्ञानानंद हैं, टेक्निकली वो भी ओबीसी हैं, और उनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रवेश हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, वो एक दलित जी। तो ये दलित और ओबीसी जातियां हिंदुत्व मूवमेंट को क्यों नहीं कैप्चर करें, क्यों नहीं कंट्रोल करें, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसंस्कृताइज ही होंगे? ठीक है, चलिए हम जल्दी से अब विनय से टिप्पणी लेंगे, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। विनय, जैसे वीरेंद्र सर कह रहे थे कि ये कांग्रेस का जो है ये नई डोमेन रहा है, लेट स्टार्टर है, लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी और जो भी सोशल जस्टिस की पार्टी इंडिया अलायंस में उनके साथ में है, तो उनका एक जो है इस मुद्दे को लेकर के उनका एक वो बनता है, उनका उनके डोमेन का ये रहा है, तो कैसे उनका स्टेक कमजोर हो सकता है? नहीं, वो जो स्टेक उनका जो कमजोर होता है वो जहाँ और दूसरी जो है कि इनकी स्पष्टता नहीं है। सिर्फ इन्होंने यही तो कहा है ना कि कराएंगे, क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसके साथ क्या, यहाँ तक कि 50% के सीलिंग को हटाने की बात, कैप हटाने की बात, ऐसे कुछ भी नहीं है इसके साथ में।
ये आप जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं उनका स्टेक कैसे कमजोर का, यही सवाल आपका है ना मूलतः। हाँ मूल सवाल यही है कि कैसे वो करें। बात ठीक है, वो हाँ लेट स्टार्टर है, कांग्रेस लेट स्टार्टर है, लेकिन ये सोशल जस्टिस की तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस का जो बृहद विपक्ष है। हाँ, तो उसमें जो मूल जो कैच वर्ड जो वीरेंद्र जी ने जो कहा है ना कि जो बीजेपी ने इस बात को बहुत फाइन ट्यून किया कि एंटी जो जो एक डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स है उसका कैसे काउंटर करना है और छोटी छोटी जातियों को कैसे ये उसको उसने मास्टरी हासिल की और डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ में जो है एक मोबिलाइजेशन था, पर उनको कोई न्यूक्लियस नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने ये काम किया है कि उनको एक न्यूक्लियस दिया, और ये बात जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां जो है इस बात को ये नहीं समझ पाई कि उनका जो मेन प्लैंक जो सोशल जस्टिस में रहा उसको उन्होंने हॉरिजेंटली बहुत विस्तार नहीं दिया। मतलब बाकी जातियों को ये फील नहीं हुआ कि ये सोशल जस्टिस की पार्टी है, हमारी भी उतनी ही भागीदारी या मजबूती जितनी यादवों की है या जितनी अन्य राज्यों में जाट की है या तमिलनाडु में जो है वो काउंटर की है। तो ये एक मुश्किल बात है। तो फिल वक्त आपको लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति को डैमेज किया है इस फैसले से? एक बार जरूर बीजेपी ने कमजोर किया या नहीं किया ये तो भविष्य बताएगा, पर कोशिश उसकी जरूर है। कोशिश है। चलिए ठीक है, हम इसी नोट पर हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कैसे विपक्ष कांग्रेस जो है जिस मुद्दे को, जो उनका मुद्दा था उसको लेकर के मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जैसे कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, तो आगे देखते हैं कैसे विपक्ष जो है अपने मुद्दे को अपने पक्ष में करता है और मोदी इसमें आगे कितनी ईमानदारी से, ये भी समय जो है वो बताएगा कि मोदी की मात्र ये जो है लुभाने वाली घोषणा है या फिर वो कितना ईमानदार होकर सोशल जस्टिस की, क्योंकि सवाल बहुत है, ये बहुत स्तरीकृत सवाल है, साथ में इसके जवाब भी उतने ही जो है लेयर्ड है। तो मोदी कहाँ किन किन चीजों को एड्रेस करते हैं, इसकी ईमानदारी आगे देखने वाली बात होगी। और साथ में उस जनता की भी जो जिनका जो है पारंपरिक तौर पर जो है वो सोशल जस्टिस और इसके फोल्ड में रही है, तो वो कैसे इसमें भाजपा के उसमें क्या वो उसकी तरफ आकर्षित होंगी, मोदी क्या उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, बिहार चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव, दोनों को उन्होंने जो है दोनों के मुद्दों की तरफ जो है उन्होंने संकेत कर दिया है इस अपने एक फैसले से। हम आगे फिर और बात करेंगे इस मसले पर, क्योंकि ये लंबे समय का की बात होगी। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तमाम आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। कल फिर हम मिलते हैं किसी और मसले पर, तब तक के लिए नमस्कार।